कल कहाँ का लास्ट में हो गया था बेटा? आपने फिजन क्या लिया था? न्यूक्लियर फिजन हो गया था ना बेटा? लास्ट में आपने न्यूक्लियर फिजन का लिया था, हो गया था? न्यूक्लियर फिजन हो गया था ना? चेन रिएक्शन भी हो गया था। चलिए ठीक है। अब ज़रा सुन लेना बेटा, जो न्यूक्लियर फिजन होता है ऐसे तो ये लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक। न्यूक्लियर फिजन के लिए कंडीशन क्या होती है, ठीक है, कि जो न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन होता है उसको कंटिन्यू अगर आपको रखना है, क्या करना है, कंटिन्यू रखना है, तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया आपके होते हैं। जैसे कंडीशन होता है कि जो हमारा यूरेनियम है ना, नेचर में जो पाया जाने वाला आपका यूरेनियम आपका होता है, यूरेनियम का यूरेनियम 235 और 230 क्या 92 यूरेनियम 235 एंड 92 यूरेनियम 238 नेचर में जो इसका डिस्टेंस होता है जो पाया जाता है बेटा, ठीक है, वो उसका मेजर पार्ट जो होता है वो यूरेनियम 238 होता है। यानी कि यूरेनियम 238 का जो परसेंटेज होता है नेचर में डिस्टेंस का जो परसेंटेज है ये लगभग 99.3% होता है। कितने परसेंट? 99.3% होता है। जबकि यूरेनियम 235 ये नेचर में ये 0.7% पाया जाता है। कितने परसेंट? 0.7। ये 1.7 है, ये 99.3%। 1.7 है, दूसरा कितना है? 99.3% है। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, अगर आपका एक 99.3% है, दूसरा 0.7% है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो नेचर में मेजॉरिटी में कौन है, कितना, कौन सा? 238 वाला। और जो 238 है बेटा, इसके फिजन के लिए आपको यहाँ पे हाई एनर्जेटिक एंड हाई क्या वेलोसिटी वाले न्यूट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है। मतलब नेचर में जो इनका आइसोटोपिक फॉर्म एग्जिस्टेंट होता है 235 एंड 238 का, उसमें 99.3% आपको 238 वाला आइसोटोप पाया जाता है और केवल 0.7% 235 वाला पाया जाता है। जो नेचर में का एग्जिस्टेंस है वो 99.3% क्या है, 238 आइसोटोप और 90.7% 235 वाला होता है। जबकि एक्सप्लोजन के लिए हमारा यहाँ पे जो इजीली एक्सप्लोर करता है वो 235 वाला होता है। यानी कि जो न्यूक्लियर रिएक्टर हम लोग बनाते हैं, बेटा आगे पढ़ेंगे, तो न्यूक्लियर रिएक्टर में जो मेजरली हम लोग यूज़ करते हैं 35 वाला करते हैं, क्योंकि यहाँ से इसके बम्बार्डमेंट के लिए हमें क्या होता है, स्लो डाउन न्यूट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, कम एनर्जेटिक न्यूट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है। जबकि यहाँ इसके बैकग्राउंड के लिए हाई एनर्जेटिक न्यूट्रॉन की क्या होती है, उनकी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक। इसकी वजह से क्या होता है कि जो आपका न्यूट्रॉन होता है, क्योंकि मेजॉरिटी जो आपके इंसिडेंट करने वाला हमारा क्या होगा, न्यूट्रॉन होगा, वो टकराता किससे, 238 से। जब 238 से टकराता तो उसकी एनर्जी और भी रिड्यूस हो जाती है। जब एनर्जी यहाँ से रिबाउंस होने के बाद निकलता है तो उसकी एनर्जी बहुत कम हो जाती है, जो इससे भी इनिशिएट नहीं कर पाता है। इसलिए धीरे धीरे आपका क्या होता है, रिएक्शन जो होती है वो स्लो डाउन हो जाती है, कैलोरी स्टॉप कर जाती है, रुक जाती है, ठीक। ऐसे टर्म होता है क्रिटिकल साइज, यानी कि जो न्यूक्लियाई होता है, जो भी हमारा मटेरियल लिया गया है तो एक पर्टिकुलर क्रिटिकल साइज का होना चाहिए। अगर उससे साइज की वैल्यू कम होती है तो उस कंडीशन में वो एक्सप्लोर नहीं कर पाता। जैसे जब एक अभी कल बताया गया था आपको, एक जब न्यूट्रॉन आके बम्बार्डमेंट किया होता है एटम पे, यानी कि किस पे, यूरेनियम 235 पे, तो वो 3 नए न्यूट्रॉन का जनरेशन होता है। कल बताया गया था ना चेन रिएक्शन में, एक टकराता है, 3 नए जनरेट आपके होते हैं, 3 न्यूट्रॉनों में क्या होता है, जनरेशन होता है, बताया गया था। तो उसके 3 जो नए जनरेट होते हैं बेटा, उनकी चूँकि स्पीड और एनर्जी क्या होती है, हाई होती है, और वो यूरेनियम 235 को इनिशिएट करने के लिए हमें कम क्या एनर्जेटिक एंड मॉडरेट यानी कि लो स्पीड वाले न्यूट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर आपका जो मटेरियल है, जो साइज है, उसकी फिजिकल साइज से छोटी अगर आपका है, तो उस केस में क्या होता है, उसको स्लो डाउन होने से पहले उस मटेरियल को क्या करेगा, न्यूट्रॉन क्रॉस कर जाएगा, और जब न्यूट्रॉन क्रॉस कर जाता है तो उस केस में उसको इनिशिएट नहीं कर पाता है। इसलिए भी हमारा क्या होता है, जो प्रोसेस होता है वो रुक जाता है, ठीक। तो ये चीज़ें होनी चाहिए, यानी कि अगर आपको कंटिन्यू करना है प्रोसेस को, तो जो साइज़ होनी चाहिए वो एक क्रिटिकल साइज़ के बराबर हो या उससे ज़्यादा हो। क्रिटिकल साइज़ से कैसा हो आपका, इक्वल हो, या क्रिटिकल साइज़ से कैसा हो, लार्जर हो। और दूसरा जो एब्जॉर्प्शन न्यूट्रॉन का हो रहा है 238 के द्वारा, उसको हमें अवॉइड करना पड़ेगा, जिससे वो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब ना कर पाए, ठीक है। तो इन दोनों चीज़ों को अवॉइड करके हम लोग क्या करते हैं, प्रोसेस को कंटिन्यू रखा जाता है। दूसरा जब चेन रिएक्शन को कंटिन्यू रखना है
तो क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, तो जो फिजनेबल मटेरियल है उसका जो साइज़ है वो क्रिटिकल साइज़ से कैसा हो, इक्वल या ग्रेटर होना चाहिए। दूसरी चीज़ आपकी होती है, ठीक, कि जब आपका क्या हो रहा है, जो आपका यूरेनियम 238 वाला है और 35, क्योंकि नेचर में अगर नेचुरली जो आप कहते सीधा सीधा अगर आप यूज़ कर देंगे फिजनेबल के लिए तो सारा का सारा न्यूट्रॉन को ऑब्जर्व कर लेता है और यहाँ पे इसको इनिशिएट नहीं कर पाएगा। तो इसलिए हमें पहले इसको क्या करना पड़ता है, इससे सेपरेट करना पड़ता है। जब सेपरेट कर लेंगे तो अगर आपका कंसनट्रेटेड फॉर्म में आपका होगा कौन सा यूरेनियम 235 तो प्रोसेस हमारा कंटिन्यू मेंटेन रहता है। वो लक्षण बंद कर देता, तो उस केस में वो कंटिन्यू क्या करेगा, मेंटेन रहता है। तो ये चीज़ें आपकी होती है, यहाँ पे हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसके बेस पे आपका हो जाता है, ठीक। तो इतना कल हम लोगों ने कर लिया था बेटा। नेक्स्ट आप लिखेंगे एक क्वेश्चन आता है न्यूक्लियर रिएक्टर पे, इस पे न्यूक्लियर रिएक्टर, ठीक। बेटा कितने लोग बताएंगे व्हाट इज न्यूक्लियर रिएक्टर? न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है, किस पर्पजेज में हम लोग यूज़ करते हैं? व्हाट इज न्यूक्लियर रिएक्टर? न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है? कल कौन कौन लोग एब्सेंट थे बेटा? एब्सेंट वाले खड़े हो जाओ। खाना क्या था सर? आगे निपटा लिया करो यार, इसी टाइम पे था एकदम। प्रयास किया करिए, कोई भी क्लास बंक ना मारिए। बंक मारना जानते हैं, मतलब गायब ना हुआ करिए, ठीक, क्योंकि वो बड़ा क्या नुकसानदायक होता है। एक मिस करेंगे अगला वाला फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी जी। अच्छा चलिए ठीक। आप वैसे आप तो रेगुलर रहते हो, आपका भी तबीयत खराब हो गया, चलिए है ना, ठीक। तो यार ट्राई किया करिए एब्सेंट ना हुआ करें, ठीक है। चलो देखो बेटा, तो बताओ कि न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है? व्हाट इज न्यूक्लियर रिएक्टर? हाँ, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं। हाँ जी, इसमें कंट्रोल्ड रिएक्शन होता है कि अनकंट्रोल्ड होता है? अनकंट्रोल्ड होगा, तब फिर कैसे हम यूज़ कर पाएंगे? अनकंट्रोल्ड होगा तो बम बन जाएगा, तब यूज़ कैसे करोगे? तो डिस्ट्रक्टिव पर्पज में हो जाएगा। याद रखिएगा, जैसे हम लोग एटम बम पढ़ते हैं तो न्यूक्लियर क्या है, वो भी फिजन पे बेस्ड है, ठीक। बट वहाँ पे हमारा अनकंट्रोल्ड होता है, रिएक्शन कैसा होता है, अनकंट्रोल्ड होता है। एक बार अगर इनिशिएट हो गया तो कंटिन्यू चलता रहेगा जब तक सारे मटेरियल आपके जो वहाँ पे हैं एटम्स तो कंज्यूम नहीं हो जाते, फिर उनका फेजर नहीं हो जाता है, तब तक वो कंटिन्यू हो जाते हैं। तो उसे हम लोग कहते हैं क्या, अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। और जब आप बात करते हैं कि इसमें न्यूक्लियर रिएक्टर की बात करते हैं तो यहाँ पे कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होता है। क्या होता है? कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होता है। कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होने का मतलब हो गया कि वहाँ पे हम अपने नीड के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, रिएक्शन को कंटिन्यू करते हैं या उसको डिसकंटिन्यू करते हैं। हमें अगर एनर्जी प्रोडक्शन या जो भी पर्पजेज में यूज़ करें, अगर उसकी नीड है तो हम उसको कंटिन्यू कर लेते हैं। अगर आपकी नीड नहीं है तो उसके इसमें हम लोग क्या करते हैं, उससे स्टॉप कर लेते हैं या रेट की वैल्यू को उसको हम घटा बढ़ा सकते हैं। लेकिन जब आप एटम बम की बात करते हैं तो उस केस में अगर एक बार एक्सप्लोजन आपका हो गया बेटा, वन टाइम अगर इनिशिएट हो गया एक्सप्लोजन के लिए, तब फिर वो दोबारा कंट्रोल नहीं होता है जब तक सारे मॉलिक्यूल उसके जो जितने भी आपके एटम्स है वो क्या नहीं हो जाएंगे, क्या कैसे नहीं करेंगे, फिजन उनका नहीं कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। तो इसीलिए उसे हम लोग अनकंट्रोल्ड कहते हैं। जैसे मान लो अब बम यहाँ पर एक्सप्लोड कर दिया, ठीक है, वजह से आप नहीं बनाया हुआ तो क्या कहेगा, पहचानेगा क्या आपको, क्या आपको छोड़ के पड़ोसी को मारेंगे, ऐसा होता है क्या, ठीक। तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है बेटा। जैसे जब अनकंट्रोल जो रिएक्शंस होते हैं एक बार अगर इनिशिएट हो गया तो जब तक टोटल का टोटल आपका फिजनेबल मटेरियल कंज्यूम नहीं हो जाएगा तब तक आपका पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। तो ये केस आपका कंडीशन हो गया, कौन सा कंट्रोल होगा, कौन सा क्या हो गया बेटा, अनकंट्रोल। तो यहाँ पे जो आपका होता है कंट्रोल क्या कहते हैं हम लोग, जो न्यूक्लियर रिएक्टर कंट्रोल चेन रिएक्शन, सबका साइन हो गया बेटा। तो उसे कह लेते हैं हम लोग कौन सा बेटा, कंट्रोल चेन रिएक्शन का क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। तो लिख लीजिएगा न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर, ठीक है। इट इज़ ए डिवाइस, न्यूक्लियर रिएक्टर में लिखिएगा, इट इज़ ए डिवाइस इन विच
nuclear fission, it is a device in which nuclear fission can be carried out, nuclear fission can be carried out through a sustained and controlled chain reaction, through a sustained and controlled chain reaction. Okay, it is a source of controlled energy which is utilized, a source of controlled energy which is utilized for many useful purposes. अब देखो इसमें बेटा हम लोग जब बात करते हैं, ठीक, तो जो दो कंडीशन आपकी होती है, ठीक है, ऐसे डायग्राम सिंपल सा बना देते हैं बेटा। ये सिंपल सा आपको कंडीशन जो हमें समझाना है उससे से मतलब है, ठीक, सिंपल बनाना होगा तो आप बना देंगे। ये सिंपल अपने जो पर्पज है समझाने का उसके लिए बना रहे हैं, बाकी आप डिजाइन आपको और डिफरेंट शेप में मिलते हैं। देखो इसमें क्या होता है, इसमें दो टाइप के राड लगे होते हैं, ठीक, ये जो राड होता है इसको अंदर बाहर इंसर्ट करने का क्या होता है, फैसिलिटी होता है। आप इसको अंदर ला सकते हैं, बाहर ला सकते हैं, इस तरह से कुछ अरेंजमेंट इनका होता है, ठीक। इसमें फिजनेबल मटेरियल, जो भी फिजनेबल मटेरियल है बेटा उसको डाला जाता है, ठीक। अब जो फिजनेबल मटेरियल में मोस्टली हम लोग लेते हैं यूरेनियम 235, ठीक, या थोरियम का यूज़ कर लीजिए, प्लूटोनियम का यूज़ कर लीजिए। ये यहाँ पे यूज़ किया जाता है एज ए फिजनेबल मटेरियल, मतलब जिसका हम लोग फिजन करते हैं। मोस्टली यूरेनियम 235 अपने यहाँ या प्लूटोनियम का यूज़ किया जाता है, ठीक। प्लूटोनियम, थोरियम, यूरेनियम, इन सब का क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है एज ए किसमें, फिजनेबल मटेरियल में, मतलब जिसके फिजन से एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। इसमें दो टाइप के रॉड्स लगे होते हैं बेटा, दो टाइप के क्या होते हैं, राड होते हैं। एक कैडमियम की राड होती है और एक ग्रेफाइट की राड होती है, ठीक। तो मानो हमने इसे ब्लैक वाले को ग्रेफाइट के ले रहे हैं, इसका ये ग्रेफाइट वाली राड है, और जो रेड वाला है इसे कैडमियम ले रहे हैं बेटा, ठीक। दोनों साइड से जो रेड लगाए हैं इसको इंडिकेट करने के लिए ये कैडमियम की राड होती है। अब इसके पर्पजेस अलग अलग होते हैं। जब फिजनेबल मटेरियल का डिकम्पोजिशन कराया जाता है तो वहाँ से आपका एक मान लीजिए एक एटम के डिकम्पोजिशन से 3 न्यूट्रॉन्स आपके जनरेट होते हैं, लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है, ठीक। तो जो न्यूट्रॉन जनरेट होते हैं ना वो हाईली एनर्जेटिक होते हैं। कैसे होते हैं, हाईली एनर्जेटिक होते हैं, हाई वेलोसिटी से उनका इमिशन होता है, ठीक। तो उन न्यूट्रॉनों का जो हाई एनर्जेटिक हाई वेलोसिटी से रिलीज हो रहे हैं, ठीक, हाई वेलोसिटी से क्या हो रहा है, जो रिलीज हो रहे हैं, वो जो न्यूट्रॉन आपके होते हैं, क्योंकि अगला जो न्यूक्लियाई होता है उसके साथ वो बाइंड अप यानी कि उनको इनिशिएट तभी कर पाएंगे जब न्यूट्रॉन की स्पीड को स्लो कर दिया जाए। मतलब
जो न्यूट्रॉन है उसके स्पीड को क्या करना पड़ता है, स्लो डाउन करना पड़ता है। तो स्लो डाउन करने के लिए क्या करेंगे, स्लो डाउन करने के लिए ठीक है यहाँ पे ग्रेफाइट की रॉड लगाई जाती है। ये ग्रेफाइट जो होता है, ग्रेफाइट और D2 दोनों काम करता है मॉडरेटर का, इसको मॉडरेटर कहते हैं। तो ये काम करता है आपका मॉडरेटर का, किसका काम करेगा, मॉडरेटर का। मॉडरेटर मतलब जो स्पीड न्यूट्रॉन का है, जो न्यूट्रॉन के इमिट हो रहे हैं उनके स्पीड को डिक्रीज करता है, स्लो डाउन करता है। और जो कैडमियम होता है, क्योंकि हमें प्रोसेस को कंट्रोल कंडीशन में रखना है, क्या करना है, कंट्रोल प्रोसेस को। अब एक के फिजन से 3 लाइन जनरेट हो रहे हैं, अगर तीनों फिर नए को दूसरे के साथ इनिशिएट करेंगे तो 9 जनरेशन होगा, 9 करेंगे तो ट्रांजिशन होगा, एडिंग होगा एंड सो ऑन। तो उस कंडीशन में फिर एक्सप्लोजन हो जाएगा, कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए एक फिक्स रेट से आपका रिएक्शन कंटिन्यू रहे, तो उसके लिए जो 3 न्यूट्रॉन जनरेट होते हैं उनमें से 2 को कैप्चर कर लिया जाता है, केवल एक फ्री रखते हैं। जब एक फ्री रखोगे तो रिएक्शन वो उसी रेट से कंटिन्यू रहेगा। अगर मान लो हमें प्रोसेस को बंद करना है तो क्या करते हैं, कैडमियम की रॉड को और इंसर्ट कर देते हैं। जो 3 जनरेट हो रहे थे, 3 के तीनों को क्या कर लिया जाता है, कैप्चर कर लिया जाता है। तीनों कैप्चर हो जाएंगे तो वहाँ से प्रोसेस क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो यहाँ जो कैडमियम आपका होता है काम करता है कंट्रोलर का, किसका, कंट्रोलर का काम करता है। तो ये क्या करता है, प्रोसेस रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है उसको कंट्रोल करता है। तो पूछा जाए कि ये न्यूक्लियर रिएक्टर विच इज एक्ट एज ए कंट्रोलर, हम लोग मोस्टली कैडमियम की रॉड लगाते हैं, बोरान वगैरह भी यूज करते हैं, बट मोस्टली किसका करते हैं, कैडमियम का जो रॉड होता है कंट्रोलर का काम करता है। जो ग्रेफाइट होता है ये न्यूट्रॉन जो जनरेट होते हैं उनके स्पीड को स्लो डाउन करता है, इसलिए मॉडरेटर। ये मॉडरेटर हो गया, ये हमारा क्या हो गया, कंट्रोलर हो गया, ठीक है। तो ये कंडीशन। और जो फिजनेबल मटेरियल आपने लिया, यूरेनियम ले लिया, प्लूटोनियम ले लीजिए, थोरियम ले लीजिए, ये सारे हमारे काम करते हैं किसका, किसके लिए, ठीक, फिजनेबल मटेरियल के लिए, जो उसको फिजन के लिए यूज करते हैं। दूसरी चीज़ होता है ग्रेफाइट की जगह पे आपको, किसकी जगह पे, ग्रेफाइट की जगह पे आपका किसका, D2 का भी यूज किया जाता है एज ए क्या, मॉडरेटर। D2 आर आल्सो यूज एज ए मॉडरेटर, ठीक है। तो ये कंडीशन आपका होता है, कौन क्या काम करेगा, क्या उसका पर्पज़ होता है, इसके बेस पर आप यहाँ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक। तो लिख लीजिएगा, वैसे छोटा सा आप भी बना लीजिए, हाँ। पॉइंट बना लो, फिजनेबल मॉडरेट करना मतलब उसके स्पीड को घटाना। कंट्रोलर जो होता है उसके एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी जो न्यूट्रॉन्स रिलीज होते हैं उसको क्या कर लेता है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक। उस वही आपका रिएक्शन के रेट को कंट्रोल करता है। रिएक्शन के रेट को कंट्रोल करने के लिए हम लोग कैडमियम की रॉड का मोस्टली यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो लिखिएगा इसमें 2-3 पॉइंट जो पूछा जाता है लिख लीजिए। देखो फिजनेबल मटेरियल, FISSIONABLE, फिजनेबल मटेरियल, FISSIONABLE, फिजनेबल मटेरियल, या उसी को फ्यूल कह लेते हैं बेटा। फिजनेबल मटेरियल मतलब जिसके कंबस्शन से एनर्जी रिलीज हो रही है उसी को फ्यूल कह लेते हैं, ठीक। फिजनेबल मटेरियल आप उसी को क्या कर देते हैं, फ्यूल कह लेते हैं। देखो मतलब जिसके डिकम्पोजिशन से आपकी एनर्जी हम लोग यहाँ जनरेट करते हैं उसी को फिजनेबल मटेरियल कहते हैं, ठीक। लिख लीजिए, इन न्यूक्लियर रिएक्टर यूरेनियम 235 कमा थोरियम TH 232 90 वाला 91 की नहीं, थोरियम को 90, ठीक, 232 एंड प्लूटोनियम 239 फार्मूला बेसिस P यूज होता है, एंड 239 240, ठीक, हाँ, एटॉमिक मास है मेरे मतलब होता है। तो ये काम करते हैं क्या, एज ए किसका, जो फिजनेबल मटेरियल काम करते हैं, दैट मीन जिनके फिजन से आपकी एनर्जी का क्या होता है, रेडिएशन होता है, एनर्जी आपका प्रोडक्शन होता है, ठीक। तो उसी को हम लोग क्या लेते हैं, फिजनेबल मटेरियल कह लेते हैं। क्या कहेंगे उसे, फिजनेबल मटेरियल कहते हैं। तो उसके बेस पे इसके फिजन से आपकी एनर्जी क्या होती है, प्रोड्यूस होती है, वहाँ से आप रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है। तो दिस इज नोन एज फिजनेबल मटेरियल। आगे लिखेंगे, सर 230 किसका होता है, 239 बोले बेटा, 30 नहीं, सर जी प्लूटोनियम का एटॉमिक नंबर 78 तक।
अब एक बार कंफर्म कर लेना थोड़ा सा। आगे लिखेंगे मॉडरेटर, दूसरा लिखिए मॉडरेटर। मॉडरेटर, या कंट्रोल मॉडरेटर अलग है, कंट्रोलर अलग है बेटा। ग्रेफाइट। लिखिए मॉडरेटर के फॉर्म में जो यूज़ किया जाता है वो D2O का यूज़ करते हैं और किसका, ग्रेफाइट का यूज़ करते हैं। लिखिए इन न्यूक्लियर रिएक्टर, इन न्यूक्लियर रिएक्टर commonly used moderator are, in nuclear reactor commonly used moderator are graphite and heavy water, D2O, graphite and heavy water D2O, ठीक, ग्रेफाइट and heavy water बैकअप कलर D2O। यहाँ पे हैवी वाटर ज़्यादा सुपीरियर माना जाता है बेटा, क्योंकि यहाँ पे दो काम कर लेता है। ये जो हैवी वाटर होता है वो दो काम कर लेता है, एक तो कूलेंट पे भी काम करता है, दूसरा मॉडरेटर पे भी काम करता है। तो कूलेंट और मॉडरेटर दोनों पर्पज में हम लोग क्या कर लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं, तो इसलिए ये ज़्यादा बेटर माना जाता है। अगर पूछा जाए कौन इनमें से ज़्यादा बेटर है तो हम लोग D2O को बोलते हैं, ठीक है। आगे लिखिएगा नेक्स्ट, कंट्रोलर या कंट्रोल मटेरियल कह लेते हैं। कंट्रोलर या कंट्रोल मटेरियल कह लेंगे बेटा, लिख लीजिएगा। ये क्या करता है, जो रिएक्शन का रेट होता है बेटा, रिएक्शन के रेट को मेंटेन करने के लिए जिसका यूज़ करते हैं, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या करने के लिए, मेंटेन या कंट्रोल करने के लिए जिसका यूज़ करते हैं, उसी को टर्म देते हैं बेटा कंट्रोलर कहा जाता है। क्या कहते हैं उसे, कंट्रोलर कह लेते हैं। तो कंट्रोलर होता है दोज मटेरियल विच इज़ यूज्ड टू कंट्रोल द क्या, रेट ऑफ रिएक्शन, जिसका यूज़ हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए करते हैं, उसी को टर्म दिया जाता है कंट्रोलर कह लेते हैं, और कॉल्ड क्या, कंट्रोलर। तो कंट्रोलर आर दोज मटेरियल विच इज यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट को कंट्रोल करने के लिए, यानी कि स्पीड अप करना है तो वहाँ से जो फ्री इलेक्ट्रॉन फ्री न्यूट्रॉन जनरेट होगी बेटा, ठीक, जो जनरेशन हो रहा है उनको हम लोग क्या करेंगे, एब्जॉर्प्शन घटा देंगे, और अगर आपको इसको स्टॉप करना है तो एब्जॉर्प्शन की वैल्यू क्या कर लेते हैं, बढ़ा देते हैं, ठीक। तो लिख लीजिएगा कंट्रोलर आर दोज मटेरियल्स, कंट्रोलर आर दोज मटेरियल्स which control the number of neutrons, which control the number of neutrons available for the fission, control the किसको, number of neutrons, control the number of neutrons available for fission, अवेलेबल फॉर फिजन, ठीक, लिख लीजिए नेक्स्ट लाइन से। कैडमियम रॉड्स आर मेनली यूज्ड एज कंट्रोलर, mainly cadmium rod are used mainly used as controller in nuclear reactors, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में बेटा मेनली कैडमियम रॉड का जो यूज़ करते हैं वो कंट्रोलर के फॉर्म में किया जाता है इन न्यूक्लियर रिएक्टर। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में मेनली अगर पूछा जाए कौन सा यूज़ किया जाता है एज ए कंट्रोलर, तो क्या बोलेंगे हम लोग, कैडमियम की रॉड की यूज़ की जाती है बेटा एज ए कंट्रोलर के फॉर्म में। कंट्रोलर का मतलब हो गया जो न्यूट्रॉन जनरेट हो रहे थे बेटा उसको क्या करता है, वो कैप्चर कर लेता है, ठीक। तो अगर आपको कांस्टेंट रेट से रिएक्शन को प्रोसीड करना है तो एक न्यूट्रॉन को फ्री करेंगे, दो को कैप्चर कर लेंगे। अगर रिएक्शन को एक्सीलरेट करना है तो एक के बजाय आपको दो को फ्री कर दीजिए, और रिएक्शन को रेट को बढ़ाना है तो क्या करिए, तीनों को फ्री कर दीजिए। लेकिन जब अगर आपको सारे को फ्री कर देंगे तो उसके इसमें एक्सप्लोजन हो जाएगा, मतलब फिर वो कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, ठीक है। इसी वजह से क्या करते हैं, एक एक को हम कंटिन्यू फ्री रखते हैं, जिससे कि कांस्टेंट रेट से आपका प्रोसेस कंटिन्यू होता है, और वो एनर्जी फिर हम पॉजिटिव पर्पजेज में यानी यूजफुल पर्पजेज में यूटिलाइज कर लेते हैं, ठीक। बट अगर आपने सारे को फ्री कर दिया तो क्या होगा, अनकंट्रोल हो जाएगा, फिर उस एनर्जी को हम लोग क्या पॉजिटिव वर्क में नहीं यूटिलाइज कर सकते। जैसे आप बम ब्लास्ट करा दीजिए तो उस एनर्जी जो प्रोड्यूस होगा उसे थोड़ी यूज़ कर पाएंगे,
ठीक। इसलिए क्या किया जाता है, वहाँ पे कंट्रोलर यूज़ करके रिएक्शन के रेट को हम लोग क्या करते हैं, कांस्टेंट रेट से मेंटेन रखते हैं। ठीक है, जी सर। चलिए तबाही ना मचे, कम की बात छोड़ दो। ठीक, अगर आप रिएक्टर से तबाही मचा देंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, है ना। लिखिए नेक्स्ट, कूलेंट। अब देखो रीजन क्या होता है, यहाँ पे एक लार्ज अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस होता है। लार्ज अमाउंट में क्या होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होता है। जो रिएक्टर है उसमें ओवर हीटिंग ना होने पाए, उसके लिए वहाँ पे कुछ मटेरियल यूज़ किया जाता है जो कूलेंट के फॉर्म में अप्लाइज करते हैं। ठीक, लिख लीजिए कूलेंट आर, ठंडा तो हाँ कूलेंट मतलब ठंडा करने वाला यार। कूलेंट आर दोज कूलिंग मटेरियल, those cooling material which absorb heat generated due to fission in the reactor। लिखिए commonly used coolants are commonly used coolants are हैवी वाटर को भी हम लोग यूज़ करते हैं बेटा। हैवी वाटर तो आवाज CO2, ड्राई CO2 लेते हैं, नाइट्रोजन ATC। ठीक, जी सर। अब ठीक, फ्यूजन की निकाल के बाद क्या बोले हैं? हाँ बेटा ड्यू टू फ्यूजन की निकाल के बाद क्या बोले हैं? बोल दिया, क्या बोला गया है यार। Fission in the reactors commonly used coolant are heavy water, CO2, nitrogen, etc। अब देखो यहाँ पे कंडीशन क्या होता है, अब इसको लिखने की जरूरत नहीं, इसे समझ लो। एक प्रोटेक्टिव शील्डिंग होता है ऊपर से, ये बेटा काफ़ी थिक लगभग क्या 8 to 12 फीट कहीं और 20 फीट का भी करते हैं। ये थिक कंक्रीट की वाल होती है, साइड से एक थिक क्या किया जाता है, कंक्रीट का वाल लिया जाता है, वाल बना दिया जाता है, केज बना दिया जाता है। इसकी शील्डिंग करने का पर्पज होता है जिससे यहाँ पे दो चीज़ें, एक तो हीट भी जनरेट होती है, तो हीट बाहर रेडिएट ना, दूसरी चीज़ हीट से ज़्यादा हार्मफुल है जो यहाँ से रेडिएशन, जो न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं बेटा, वहाँ से जो रेडिएशंस आपकी होंगी वो ज़्यादा हार्मफुल होती है। तो जो हार्मफुल रेडिएशंस है वो वहाँ पे वर्क करने वाले जो भी यहाँ पे क्या है पर्सन है, उनको हार्म ना पहुँचाए, उससे रोकने के लिए यहाँ पे एक थिक क्या होता है, शील्डिंग कर दी जाती है कंक्रीट की एक शील्डिंग कर दी जाती है, जिससे आपका क्या वहाँ से जो रेडिएशन या हीट वगैरह जनरेट हो रही है बाहर रेडिएट ना होने पाए। तो उस रेडिएशन को बचाने के लिए बेटा एक थिक वाल की क्या कर दी जाती है, उसमें शील्डिंग कर दी जाती है। ठीक है, क्या कर देंगे उसमें, शील्डिंग कर देते हैं थिक वाल की। तो उसके बेस पर हम लोग यहाँ से दिखा लेते हैं क्या होगा कैसे होगा। ठीक, तो ये तो कंडीशन है, उसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसका यूज़ हम लोग किस में करते हैं, तो लिख लीजिएगा, या तो लिख ही लीजिए प्रोटेक्टिव शील्ड, वो भी एक हो ही जाए। प्रोटेक्टिव शील्ड जल्दी लिखो लेकिन बेटा, लिखिए ये थिक वाल, ये थिक कंक्रीट वाल, ये थिक कंक्रीट वाल, ये थिक कंक्रीट वाल सराउंड द कोर ऑफ द reactor to save the persons working around the reactor from the harmful रेडिएशंस, जो हार्मफुल नुकसानदायक रेडिएशंस हैं उनसे बचाने के लिए एक थिक वाल बना दी जाती है कंक्रीट की। ठीक, एक थिक क्या बनाई जाती है, वाल कंक्रीट की बनाई जाती है, जिससे वहाँ से जो हार्मफुल रेडिएशंस है बाहर रिलीज ना होने पाए। ठीक है, आगे यूजेज में कर लीजिएगा एक बार, लिखिए यूजेज ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर।
यूजेज ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर, यूजेज ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर। देखिए इन इलेक्ट्रिक पावर जनरेटर, पहला मेन जो पर्पज़ अपने यहाँ यूज़ करते हैं बेटा वो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन के लिए करते हैं। जितने भी न्यूक्लियर रिएक्टर अपने यहाँ हिंदुस्तान में हैं मोस्टली पहला पर्पज़ फर्स्ट उसका होता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। तो पहला है बेटा इन इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, इन इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन। दूसरा टू प्रोड्यूस रेडियो एक्टिव आइसोटोप, to produce radioactive isotopes for their radioactive isotope for their use in medical science, use in medical science, comma agriculture and industry, agriculture and industry। एग्रीकल्चर बहुत सारी जो हमारी बेटा क्या की जाती है नए नए जनरेट की जा रही हैं, वैराइटीज जनरेट की जा रही है बाई म्यूटेशन, वो भी वहाँ पे भी यूज़ किया जाता है। नई वैराइटी जनरेशन करते हैं ना जब म्यूटेशन वगैरह आके, तो उसके पर्पज में यूज़ किया जाता है। ठीक, आगे ठीक ये बहुत सारे हमारे क्या कैंसर वगैरह के ट्रीटमेंट में भी इसका क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो लिख लीजिएगा। देखिए इट इज़ आल्सो यूज टू प्रोड्यूस न्यूट्रॉन बीम ऑफ हाई, इट इज़ आल्सो यूज टू प्रोड्यूस न्यूट्रॉन बीम ऑफ हाई इंटेंसिटी, न्यूट्रॉन बीम ऑफ हाई इंटेंसिटी which is used in the treatment of cancer, in the treatment of cancer and nuclear researches, जो अलग अलग रिसर्च वगैरह की जाती है, एंड न्यूक्लियर रिसर्चेस। तो ये तो कंडीशन मेन हो गया बेटा हम लोग क्या यूज़ करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर का। तो देखो इतना चीज़ आप ध्यान रखना इसमें, कौन कूलेंट का काम करता है अंडरलाइन कर लीजिए, कौन सा मॉडरेटर का काम करेगा, कौन सा आपका कंट्रोलर का काम करता है। प्रोटेक्टिव शील्ड, ठीक, शील्डिंग का तो फिर कंक्रीट वॉल होता है वहाँ से कोई ऐसा नहीं रहता है, बट इनको आप याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट लिखेंगे बेटा ये न्यूक्लियर फ्यूजन के बेस पे जो आपके होते हैं। ठीक, आगे लिखेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर क्या लिखा बेटा, फ्यूजन। फ्यूजन, फ्यूजन वाले से जी, फ्यूजन से एटम। देखो किसी भी रिएक्शन को जब हम लोग किसी न्यूक्लियर को फ्यूजन कराते हैं, ठीक, तोड़ते हैं, तब तो उस केस में हमें एनर्जेटिक या न्यूट्रॉन की रिक्वायरमेंट हुई। ठीक, बम्बारमेंट आपने कराया, लेकिन फ्यूजन के लिए कंडीशन आपका होता है अगर न्यूक्लियर फ्यूजन आप करा रहे हो, किसका न्यूक्लियर फ्यूजन जब कराया जाता है तो उस केस में क्या हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप न्यूक्लियर फ्यूजन कराते हैं तो उस केस में हाई टेम्परेचर, वेरी हाई टेम्परेचर की नीड होती है, रिक्वायरमेंट होती है। उस वजह से अगर हाई टेम्परेचर है, अगर हाई टेम्परेचर है बेटा, ठीक, तो कंडीशन क्या होगा, वो टेम्परेचर मेंटेन करना यह सरफेस पे हमारा पॉसिबल नहीं होता है। जैसे न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन अपने यह सरफेस पे पॉसिबल नहीं है। अगर पॉसिबल हो जाएगा बेटा तो एनर्जी की जो हमारी क्या है रिक्वायरमेंट है वो सारे के सारे फुलफिल हो जाएगी, और एनर्जी का जो कास्ट है वो काफ़ी हद तक क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। बट कंडीशन ये है हम जनरेट तो कर सकते हैं, यहाँ न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट तो करा सकते हैं, बट उसे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ठीक है, जितने भी हाइड्रोजन बम वाले हैं, एटम बम नहीं, हाइड्रोजन बम, ठीक, वो कभी भी ब्लास्ट नहीं कराएंगे। जैसे होता है कुछ चीज़ें हम लोग क्या करते हैं दूसरे को धमकी देने के लिए रखते हैं, हमारे पास है, ठीक, लेकिन वो ऐसा है कि अगर वो कहीं कोई भी कहीं भी ब्लास्ट करता है तो एक बार अगर इनिशिएट हो गया तो खुद भी बचेगा नहीं। ठीक, तो इसीलिए क्या, लेकिन सर जो करते हैं, जो परीक्षण करते हैं वो कैसे करते हैं?
परीक्षण एक बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में इनिशिएट करके एक कंट्रोल कंडीशन में कराया जाता है, इसलिए यह क्रस्ट के अंदर कराया जाता है। ठीक है, जब कराते हैं तो कहाँ कराते हैं? अंदर कराया जाता है। ठीक, हाँ, वाटर में भी कराते हैं। वाटर में भी अब तो बैन हो रहा है धीरे धीरे, क्योंकि उससे बहुत सारी चीज़ें इन्वायरमेंटल वो हो रही थी। ठीक, कोरिया ने जापान के पास कराते हैं। अरे समझ छोड़ दो, पागलों की कहानियाँ। ठीक, तो वो चीज़ें आपके जो होती हैं, ठीक है, यहाँ से, ठीक, कभी किसी ज़माने में क्या, हाँ, भारत में स्माइलिंग बुद्धा कराते हैं। क्या कहते हैं? इंडिया ने स्माइलिंग बुद्धा चलो ठीक, तो लिखिए बेटे न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है? जो लाइटर न्यूक्लियाई होते हैं आपस में क्या करते हैं? फ्यूज करते हैं। जो लाइटर न्यूक्लियाई होते हैं आपस में फ्यूजन के द्वारा क्या होता है? हैवियर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन किया जाता है। ठीक, और एक ह्यूज अमाउंट में आपकी एनर्जी रिलीज होती है। बट कंडीशन क्या होता है न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए? किसके लिए? न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए आपको टेम्परेचर वेरी हाई यानी 10⁻7 to 10⁸ केल्विन मेंटेन करना पड़ता है। 10⁻ कितने से? 7 से 10⁸ केल्विन टेम्परेचर आपको मेंटेन करना पड़ता है न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए। ठीक, अगर इतना टेम्परेचर आप मेंटेन करेंगे तो उस कंडीशन में जाके फ्यूजन प्रोसेस स्टार्ट होता है। इसलिए हमारे पास कोई डायरेक्ट सोर्स नहीं होता जिसके बेस पर हम लोग फ्यूजन डायरेक्टली कराएं। ठीक है, डायरेक्टली फ्यूजन के लिए कोई हमारे पास सोर्सेज नहीं होती हैं। इसी वजह से हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, अगर फ्यूजन प्रोसेस जो हमारे पास है, जो न्यूक्लियर क्या हाइड्रोजन बम बनाया गया है उसमें एटम बम इंक्लूड है। मतलब पहले क्या करेंगे? एटम बम को ब्लास्ट कराएंगे। एटम बम से जो एनर्जी जनरेट होगा हाइड्रोजन बम को इनिशिएट करेगा ब्लास्टिंग के लिए। ठीक है, मतलब पहले परमाणु बम और हाइड्रोजन बम साथ में रखा जाता है। पहले परमाणु बम ब्लास्ट होगा, उससे जो एनर्जी जनरेट होगी वो हाइड्रोजन बम को इनिशिएट करेगी। मतलब अपने यहाँ ऐसा कोई सोर्स और नहीं है कि डायरेक्ट हम क्या बर्नर पे रख के या उसको पटक के या कुछ करके क्या करें, उतनी एनर्जी का जनरेशन कर पाएंगे इकट्ठा किए हो। हाँ, सन में क्या होता है? जो सोलर आपकी एनर्जी का सोर्स है वो न्यूक्लियर क्या है? फ्यूजन है। हाइड्रोजन न्यूक्लियाई क्या करते हैं? फ्यूज़ करके वहाँ पे आपका क्या हीलियम का फॉर्मेशन कराते हैं और लार्ज अमाउंट में एनर्जी हमारी जनरेट होती है, तो उसी को कहा जाता है न्यूक्लियर फ्यूजन कहा जाता है। ठीक है सर जी, जिस प्रकार से सूरज भी हो रहा है वही प्रकार तारा भी हो रहा है, इसी से क्या हुआ? जैसे तारे जो है हाँ, सारे प्लैनेट कॉन्सेप्ट आपका वही है। ठीक, बट कंडीशन है क्या? जैसे हमारे बहुत सारे प्लैनेट जो सन से एनर्जी क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करके उसको दोबारा रेडिएट करते हैं। ठीक, तो सोर्स इसीलिए हम लोग किसको लेते हैं? सन को लेते हैं। जैसे प्रोसेस वहाँ है, जैसे मान लिया बहुत चीज़ें हमारे यहाँ प्रोड्यूस हो रही है, हम किसी और को उसको क्या कर रहे हैं? ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो यूज़ तो वो भी कर रहा है ना। ठीक, तो लेकिन प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है? तो उसी से कंडीशन आपकी होती है। स्टार भी करते हैं नहीं, स्टार में जो कंडीशन ऐसी बहुत अभी ऑब्जर्व नहीं है। जो होता है जैसे हमने अपने यहाँ मून है, मून लेते हैं ना। ठीक, तो जो मून है वो कहाँ से एनर्जी पोर्ट लेता है? सन से लेता है। ठीक, इसीलिए अभी बहुत ज़्यादा उस पर अभी इतनी रिसर्च, चूँकि उनकी इतनी ज़्यादा हाइट पे हैं, उनके सोर्सेज की बहुत अभी रिसर्च नहीं है। ठीक, तो हम लोग सन को ही क्या माना जाता है? सोर्स माना जाता है। सन को ही क्या मानते हैं हम लोग? सोर्स मानते हैं। ठीक, चलिए क्या लिख लिया था बेटा? न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक, फ्यूजन मतलब होता है बेटा जुड़ना, मिक्सअप। ठीक, और फ्यूजन का मतलब क्या था? टूटना। तो लिख लीजिएगा इन न्यूक्लियर फ्यूजन टू आर मोर देन टू लाइटर न्यूक्लियाई combine to form a two or more than two क्या लाइटर न्यूक्लियाई combined to form a single heavy nucleus form a single heavy nucleus। ठीक, लिखिए and the mass of single nucleus so formed जो बनेगा उनके किसके फ्यूजन से so formed is less than the sum of the masses of
लेस देन द सम ऑफ द मासेज ऑफ द पेरेंट न्यूक्लियाई, मतलब जिनके फ्यूजन से बना है पेरेंट न्यूक्लियाई। और यही जो मास में कमी होती है बेटा ना, वो एनर्जी के फॉर्म में क्या होता है आपका कन्वर्ट हो जाता है। लिख लीजिए, दिस डिफरेंस इन मास, दिस डिफरेंस इन मास result in the release of tremendous amount of energy, tremendous amount of energy, हाँ मतलब बहुत ज़्यादा, वेरी लार्ज, ट्रीमेंडस अमाउंट या वेरी लार्ज अमाउंट आप कर लोगे, कन्फ्यूजन वो टफ लग रहा हो, ठीक है। ट्रीमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी मतलब लार्ज अमाउंट में एनर्जी का क्या हो जाता है, वहाँ से जनरेशन हो जाता है, ट्रीमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी हो जाएगा। आगे लिखेंगे नेक्स्ट लाइन से, जो फ्यूजन प्रोसेस होता है बेटा, क्या होता है हमारा फ्यूजन प्रोसेस होता है, ठीक है। उसके लिए आपको एक तो प्रेशर वेरी हाई रखना पड़ता है, क्या चीज़, प्रेशर की वैल्यू वेरी हाई रखी जाती है और टेम्परेचर की वैल्यू भी वेरी लार्ज होती है। कलर पेन से लिख लीजिए, यही पॉइंट यहाँ बनता है, ठीक। लिखिए, फॉर फ्यूजन रिएक्शन, लिखो बेटा, फॉर फ्यूजन रिएक्शन हाई प्रेशर अंडरलाइन कर लिया, 10 to power 6 ATM ब्रैकेट में लिख लो, 10 to power 6 ATM, 6 10 के घाते 6 ATM, एंड हाई टेम्परेचर ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 to power 7 to 10 to power 8 Kelvin, order of 10 to power 7 to 10 to power 8 Kelvin, 10 to power 7 to 10 to power 8 Kelvin is required, मतलब हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए इसे बेटा हम लोग क्या थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन कहते हैं। लिख लीजिए चाहे, ड्यू टू विच फ्यूजन रिएक्शन इज कॉल्ड, थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे हमें बेटा हाई क्या टेम्परेचर मेंटेन करना होता है, ठीक। लिखिए, इन सन SUN, in sun, then the source of energy is nuclear fusion reaction of hydrogen nuclei, two gives helium nuclei, बेटा दोनों अनस्टेबल रहते हैं वहाँ पे, क्या बेटा, दोनों अनस्टेबल वहाँ पे रहते हैं। कौन नष्ट, हीलियम और हाइड्रोजन दोनों नहीं, वहाँ टेम्परेचर होने की वजह से उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा ही होती है, वो कंडीशन होती है, बट जो बनता है, जो हमारा रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, वो हाइड्रोजन न्यूक्लियाई आपस में क्या करेगा, कंबाइन करेगा। जो हाइड्रोजन की न्यूक्लियाई आपकी, कौन सी न्यूक्लियाई होता है, हाइड्रोजन की न्यूक्लियाई आपका हो जाए, ठीक। जैसे 4 1H1, ठीक, ये कंबाइन करता है 4He4 बनता है, +2 बीटा पॉजिटिव, ठीक, और प्लस आपका है 2 गामा का इमिशन होता है, गामा पार्टिकल निकलते हैं, और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, लगभग आपका क्या 26.73 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक। 20 कितना 26.73 मेगा MeV, इतनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है 4 हाइड्रोजन एटमों के कॉम्बिनेशन से, ठीक। 4 हाइड्रोजन एटम आपस में कंबाइन करते हैं तो 26.73 मेगा है बेटा, मेगा मतलब 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आपकी रिलीज होती है, ठीक है। तो ये कंडीशन आपका होता है, मतलब 4 एटम के केवल कॉम्बिनेशन से आपकी इतनी ह्यूज अमाउंट में क्या हो रही है, एनर्जी का आपका जनरेशन होता है, ठीक। तो इसी को हम लोग कह लेते हैं क्या,
न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन कह लेते हैं। क्या कहेंगे इसे? न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन कहते हैं। तो ह्यूज अमाउंट में आपकी एनर्जी का क्या हो रहा है? जनरेशन हो रहा है। तो इसके बेस पे दिखा देते हैं कि एक लार्ज क्वांटिटी में आपकी एनर्जी क्या हो रही है? प्रोड्यूस होती है। ठीक है। और इस एनर्जी को चूँकि इस टेम्परेचर को मेंटेन करना है या कंट्रोल करना है, एयर सरफेस पे अभी बेटा हमारे पास कोई भी ऐसा मटेरियल नहीं जिसके बेस पे कंट्रोल किया जा सके। ठीक। तो इस वजह से आपका न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन जो होता है वो एयर सरफेस पे कैरी नहीं कराया जा रहा है। ठीक। अगर ऐसा कुछ पॉसिबल हुआ कुछ मटेरियल, जैसे अभी बोला जा रहा है कि किसके पास, चाइना वालों ने क्या बनाया? ठीक, आर्टिफिशियल सन। बट वो भी जो बना है ना वो इतना टेम्परेचर मेंटेन नहीं करता। अब लोग कहते हैं हम एक्सपेरिमेंटली क्या है कैसे है। ठीक है। तो वो चीज़ें आपकी होती है। इसके बेस में हम लोग बेटा यहाँ से दिखा देते हैं क्या हुआ कैसे होगा। ठीक। अब थोड़ा सा आप ये हो गया न्यूक्लियर फ्यूजन। बेटा रेडियो एक्टिविटी इस बार आपके यहाँ है नहीं, हटा दिया है। ठीक। हाँ, क्या रेडियो एक्टिविटी। ठीक है। तो थोड़ा सा लेकिन सुन लीजिए, अगर बाई द वे कहीं आता है तो ये पॉइंट बनता है। हाँ जी, क्या कह रही हो? चलना पड़ेगा, चलना मिलना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा। अब ये न्यूक्लियर फ्यूजन के बेस पे उन्होंने बनाया, मतलब ऐसा न्यूज़ में है। अब एक्चुअल में क्या है कि दिखाया तो उन्होंने है नहीं, उन्होंने हमने बना लिया, लेकिन अभी नेचर में ऐसा कोई मटेरियल नहीं है जो उस टेम्परेचर को दिया जाता है। अब कैसे बनाया क्या, जैसे हमारे पास तो है, अगर एक पटाखे भी नहीं है तो है क्या नहीं है, बट ऐसा वो बोलते हैं। तो ऐसा होता तो उन्हें सन की ज़रूरत है नहीं। ठीक है। उनके यहाँ तो रात में भी दिन होना चाहिए, बट ऐसा तो दिखता नहीं कहीं, है ना। तो कोई बना लेगा उतना तगड़ा थोड़ा, सब जो प्रकृति ने दिया। ठीक। चलिए देखिए, तो आगे आता है बेटा रेडियो एक्टिविटी। व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी? क्या होता है बेटा? इस अनस्टेबिलिटी को रिलेटेड देखो, ऐसे न्यूक्लियाई जो अनस्टेबल होते हैं, कैसे होते हैं? अनस्टेबल होते हैं। वो अल्फ़ा बीटा गामा का इमिशन करते हैं। क्या कहते हैं? अनस्टेबल जो न्यूक्लियाई होते हैं वो अल्फ़ा बीटा और गामा को क्या करते हैं? इमिशन करते हैं। तो जो अल्फ़ा बीटा और गामा का इमिशन आपका हो रहा है, ठीक। तो जब किसी भी स्टेबल न्यूक्लियाई अनस्टेबल न्यूक्लियाई से अगर वो एक अल्फ़ा, जैसे आपको अभी है नहीं या न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूजन तक ही है, बट आप जान लीजिए तो कभी कभी होता है जो नहीं है, रिलेटेड है तो पूछ लेते हैं। एक पॉइंट सुन लीजिए, कोई मिनट जो क्या होगा न्यूक्लियर, क्या जब लोग यहाँ बात कर रहे हैं तो रेडियो एक्टिविटी में क्या अल्फा बीटा गामा का इमिशन होता है। अल्फा बीटा एंड गामा। अल्फा बीटा पार्टिकल नेचर है बेटा, गामा रेडिएशन होता है। रेडियो क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, एनर्जी वेव होती है जो रेडिएट होती है। सुन ली बेटा, बात में दिखना है। ठीक, छापना जरूरी नहीं है, समझ लो। ठीक। जब किसी भी अनस्टेबल न्यूक्लियाई से एक अल्फा पार्टिकल का इमिशन होता है तो उसके एटॉमिक नंबर में 2 यूनिट की डिक्रीजमेंट, एटॉमिक मास में 4 यूनिट की डिक्रीजमेंट होगी। जैसे मान लिया हमारा कोई एक्स एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर जेड है, एटॉमिक मास ए। अगर इसने अल्फा पार्टिकल एलिमिनेट किया, ठीक, तो अल्फा का अगर एलिमिनेशन हो रहा है, ठीक, मानो हमने 2 अल्फा यहाँ दिया, सीधे अल्फा का अगर अल्फा का एलिमिनेशन हो रहा है तो जेड में 2 यूनिट का और ए में कितने का 4 यूनिट का डिक्रीजमेंट होगा। एक अल्फा के निकलने में एटॉमिक नंबर में 2 यूनिट की कमी होती है बेटा, और एटॉमिक मास में कितने की 4 यूनिट की कमी होती है। ठीक। जब बीटा पार्टिकल का एमिशन होता है, अगर कोई एलिमेंट है जेड एक्स ए, यहाँ से अगर बीटा का एमिशन होता है तो उसका एटॉमिक नंबर में 1 का इंक्रीजमेंट हो जाता है, और जो एटॉमिक मास होता है यानी कि बदल जाए, जो एटॉमिक नंबर में 1 का इंक्रीजमेंट होता है, ठीक है, और एटॉमिक मास जो आपका होगा उसमें कोई चेंजेस आपकी नहीं होती। बीटा के एमिशन पे एटॉमिक नंबर में 1 का इंक्रीजमेंट होता है, बट एटॉमिक मास रिमेन सेम रहेगा। अल्फा के एमिशन पे एटॉमिक नंबर में 2 का डिक्रीजमेंट और एटॉमिक मास में 4 यूनिट का डिक्रीजमेंट होता है। ठीक। तो अगर हम लोग नंबर ऑफ अल्फा और जब गामा की एमिशन होता है, देखो अल्फा और बीटा कभी भी साइमल्टेनियसली साथ साथ इमिट नहीं होते हैं, या तो अल्फा इमिट होगा या तो बीटा। लेकिन गामा जो होता है चूंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो दोनों के साथ साथ में इमिट होती है। मतलब अल्फा के साथ भी गामा का एमिशन, बीटा के साथ भी गामा का एमिशन, गामा इंडिविजुअली भी इमिट हो सकता है। ठीक। बट अल्फा और बीटा वो साथ साथ इमिट नहीं होते, आइदर अल्फा और बीटा, मतलब अल्फा निकल गया तब बीटा निकलेगा, बीटा निकल गया तब अल्फा एमिशन होगा, बट दोनों साथ साथ नहीं होती हैं। बट गामा की एमिशन दोनों के साथ होता है, और गामा की एमिशन से ना तो एटॉमिक नंबर में कोई चेंज आता है ना तो एटॉमिक मास में, यानी गामा में निकलेगा जब उससे ना तो एटॉमिक नंबर में कोई चेंजेस आएंगे ना तो एटॉमिक मास में चेंज होगी। और वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी हाई एनर्जेटिक वेव होती है, एनर्जी की वो क्या करता है, रिड्यूस करता है। उसकी वजह से जो एनर्जी आपका होता है, एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज करती है, बट बेटा उसके एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर में कोई चेंजेस
नहीं होगी। लिख सकते हैं। ठीक, तो आप ऐसे ही लिख लीजिएगा, क्या लिख लीजिए रेडियो एक्टिविटी, या ऐसे कर लो अल्फ़ा। अल्फ़ा का जब इमिशन हो रहा है तो क्या होगा, अल्फा बीटा के लिए गामा की केस गामा के लिए कोई एटॉमिक मास ऐसा भी दे दे, मानो ZSA। अगर गामा का इमिशन होगा तो Z और ये एलिमेंट भी चेंज नहीं होगा, एलिमेंट का यहाँ तो एलिमेंट चेंज हो गए, X से Y या जो भी लेके वो चेंज हो जाएगा, बट यहाँ पे एलिमेंट से एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास से बस यहाँ पे एनर्जी क्या होती है, एलिमिनेट हो जाती है। गामा जब इमिट होगा तो डेफिनेटली एनर्जी के फॉर्म में वहाँ से क्या होता है, इमिशन होता है, एनर्जी जो होती है उस क्या जो भी सब्सटेंस मटेरियल है उसकी घट जाएगी। ठीक, अब कैसे निकालते बेटा नंबर ऑफ अल्फा बीटा गामा का इमिशन कितना होगा, अल्फा बीटा कितने इमिट होंगे, तो ऐसे फार्मूला लिख लीजिए। ये चैप्टर आज खत्म हो जाएगा, नंबर ऑफ इमिटेड अल्फा पार्टिकल, इमिटेड अल्फा पार्टिकल्स इक्वल टू होता है। ठीक, मान लीजिए हमने इसकी वैल्यू जो होगी, ठीक, ये होता है चेंज इन एटॉमिक मास, चेंज इन एटॉमिक मास अपॉन 4। जितना एटॉमिक मास में आपका चेंज हुआ है उसमें 4 से आप डिवाइड कर दीजिए तो अल्फा पार्टिकल के नंबर निकल जाएंगे। किसी भी सब्सटेंस से अल्फा पार्टिकल कितने इमिट होंगे वहाँ से उनका नंबर निकालने के लिए जितना उनके एटॉमिक मास में चेंज हो रहा है उनमें 4 से क्या करो भाग दो, क्योंकि एक ही निकालने में 4 यूनिट का, 10 निकलेगा तो 40 का, 8 निकलेगा तो 32 का, 4 निकलेगा तो 16 का, मतलब एक ही निकलने में जितना चेंज हो रहा है, ठीक है, उतने से भाग दे दो जितना एटॉमिक मास में चेंज हुआ है उससे आपका अल्फा पार्टिकल निकल जाएगा। और नंबर ऑफ क्या बीटा पार्टिकल लिमिटेड, नंबर ऑफ बीटी अल्फा या फिर नंबर ऑफ लिमिटेड बीटा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल लिमिटेड का जो लिमिटेड बीटा पार्टिकल्स। अगर बीटा का बात करेंगे तो 2 इंटू नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स जितने इमिट हुए हैं माइनस चेंज इन एटॉमिक नंबर, चेंज इन एटॉमिक नंबर। इस फार्मूले में रख के हम लोग निकाल लेते बीटा पार्टिकल कितने इमिट होंगे। ठीक, एक एग्जांपल हम एक जनरल ले लेते हैं। मान लो कोई भी एलिमेंट है X, एटॉमिक नंबर 90 है, मान लो 242 ले लिया हमने, ठीक, या 236 ले लिया, ठीक, एक जनरल एलिमेंट हमने कोई ले लिया। ये बन रहा है बेटा Y माइनस यहाँ पे आ रहा है 216 और ये मान लिया आपका हो गया 84, कितना हो गया 84। अब ये 90, 236, 84, 216 में कन्वर्ट हुआ। पूछा जाए हाउ मेनी अल्फा एंड बीटा पार्टिकल आर इमिटेड इन दिस प्रोसेस, तो अगर इस रिएक्शन में कितने अल्फा और बीटा का इमिशन होगा, ठीक, बस एक तो अल्फा पार्टिकल होगा नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, ये हो जाएगा एटॉमिक मास में कितने का चेंज हो रहा है 6 का, 236 माइनस 216 अपान कितना 4, कितने का हुआ 20, 36 माइनस 16 20 बचा है ना, बाई 4, तो कितने आ जाएगा 5 अल्फा। और नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स करेंगे, नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी बेटा कितना 2 इंटू अल्फा पार्टिकल्स माइनस चेंज इन एटॉमिक नंबर, तो 90 में से 84 घटाओ तो कितना बचेगा 6, तो 5 टू 10, 10 माइनस 6 इक्वल टू, मतलब 5 अल्फा और 4 बीटा का क्या होगा आपका इमिशन हुआ। तो यहाँ से डिटरमाइन कर लेते कितने अल्फा और बीटा का क्या होगा आपका इमिशन होगा, उसके बेस पे आप यहाँ से रिप्रेजेंट कर लेते बेटा। ठीक, तो ये हो गया आपका यूनिट खत्म। कल से अब फर्स्ट पार्ट वाला फिर स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है। कल से जो है वो फर्स्ट पोर्शन का जो आपका बचा हुआ है, ग्रेविटेशन बताना था, खत्म, ग्रेविटेशन तक हुआ था ना, फ्लूइड प्रॉपर्टी से बताना, सॉलिड लिक्विड गैस थर्मोडायनामिक्स व्यवहार से। चलिए ठीक है, कितना करेंगे फिर इसको पानी पीने जाना तुरंत चाहिए।
एक बुक हमको दे दीजिए, कोई नई वाली। इधर लाओ, इधर जी बुक देखिए। अब एनिमल किंगडम, ठीक है। पहले थोड़ा सा इसको मैं रिवाइज करा देता हूँ, फिर क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है। एनिमल किंगडम में सबसे पहले जो टॉपिक दिया हुआ है वो क्या है, पेज नंबर ओपन कर लीजिए। फोर्टी 46 पेज नंबर, ठीक है। सबसे पहला टॉपिक है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का आधार क्या एनिमल किंगडम में, समझ में आ रहा है? लिखना बंद कर दीजिए। तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में बहुत सारे बेसिस होते हैं। एनिमल्स को क्लासीफाई करने का आधार क्या है? सबसे पहला जो आधार दिया है वो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, ठीक है। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में देखिए, मैं यहाँ पर इस तरीके से लिख दे रहा हूँ, जितने फाइलम हैं वो सारे फाइलम एक साथ, ठीक, बताते जाइएगा इसमें। फाइलम पोलिफेरा हो गया, उसके बाद सिलेंट्रेटा हो गया, ठीक है, टिनोफोरा हो गया, प्लेटीहेल्मन, एस्केहेल्मन और एनिलिडा हो गया, आर्थ्रोपोडा हो गया, मोलस्का, ठीक है, मोलस्का हो गया, एकाइनोडर्म्स हो गया, एकाइनोडर्म्स। उसके बाद कॉर्डेटा, उसके बाद क्या आता है, बीच में हेमिकॉर्डेटा है, ठीक है, लास्ट में कॉर्डेटा है। तो देखिए पहला बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है? ऑर्गेनाइजेशन कितने टाइप का होता है? सेलुलर, बॉडी में सेल्स हैं, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल और ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो बताइए पोरिफेरा में कैसा ऑर्गेनाइजेशन है? सेलुलर है। पोरिफेरा में टिश्यू नहीं बनता है, सेल्स में ग्रुपिंग नहीं होती है, टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं होता है, सेलुलर, ठीक है। यहाँ हो गया सेलुलर। सिलेंट्रेटा में टिश्यू लेवल, ऊतक लेवल ऑर्गेनाइजेशन, समझ में आया? यहाँ पर हो गया टिश्यू लेवल, यहाँ टिश्यू बनते हैं। टिनोफोरा में क्या है? टिश्यू लेवल, याद रखिए। ऑर्गन लेवल कहाँ पर है? प्लेटीहेल्मन, तो एस्केहेल्मन में क्या है? ऑर्गन लेवल है, समझ में आया? और यहाँ से लास्ट तक क्या है? ऑर्गन सिस्टम है, ठीक। ये हो गया बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहला मल्टीसेलुलर और एनिमल्स का ग्रुप कौन सा है? प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर एनिमल्स कौन से हैं? पोरिफेरा, ठीक है। प्रिमिटिव जो है, क्योंकि पोरिफेरा से ही स्टार्टिंग होती है एनिमल किंगडम की, समझ में आया? बाकी जो यूनिसेलुलर एनिमल्स हैं, एल्मीबा है, पैरामीशियम है, इसको कहाँ रखा गया है? प्रोटिस्टा में, प्रोटिस्टा में रखा गया, समझ में आ रहा है? तो यूनिसेलुलर है। दूसरा बॉडी लेवल पर दूसरा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है? अब देखिए सिमेट्री, सेकंड क्या है? सिमेट्री। तो सिमेट्री, पोरिफेरा में सिमेट्री कितने टाइप की होती है? कुछ में सिमेट्री होती है, कुछ में नहीं है। जिस एनिमल में नहीं है उसको बोलते हैं सिमेट्रिकल, और जहाँ सिमेट्री है उसको सिमेट्रिकल। और अगर सिमेट्री है तो कितने टाइप की है? बायलेटरल है, रेडियल है, ठीक है, रेडियल सिमेट्री या फिर बायलेटरल सिमेट्री, यही तो होती है। तो पोरिफेरा क्या है? एसिमेट्रिकल है, क्या है ये? एसिमेट्रिक। सिमेट्रिक मोस्टली नहीं होती है, कुछ में सिमेट्री होती है, ध्यान रखना है। सारे पोरिफेरा में ऐसा नहीं होता कि सिमेट्री नहीं है, कुछ में रेडियल सिमेट्री है। एग्जाम्पल बताएंगे, नोट कर लेना, कुछ में रेडियल है, याद रखिएगे। पोरिफेरा में कौन सा है? एसिमेट्री है, मतलब कोई भी सिमेट्री नहीं है। देखिएगा इसमें रेडियल सिमेट्री कहाँ पर देखने को मिलेगी? ल्यूकोसोलोनिया, ये एक एनिमल है ल्यूकोसोलोनिया, इसमें रेडियल सिमेट्री होती है। स्काइफा, दूसरा नोट कर लीजिए, क्वेश्चन दिया हुआ है स्काइफा। ये दो एग्जाम्पल आपको ऑप्शन में मिलेगा, इसको जरूर नोट करिए। स्काइफा है और ल्यूकोसोलोनिया, इसमें क्या है? रेडियल सिमेट्री,
और में भी है लेकिन जो मोस्ट कॉमन है, बाकी सब में क्या है, कोई सिमेट्री नहीं है, एसिमेट्रिक होते हैं। समझ में आ रहा है? ये दोनों ध्यान रखना है आपको। इसके बाद सिमेट्री, सिलेन डेटा में सिमेट्री है, कौन सी वाली है, रेडियल सिमेट्री। यहाँ पर हो गया रेडियल। क्लिनोफोरा में कौन सी सिमेट्री, रेडियल। रेडियल का मतलब समझ रहे हैं क्या होता है, सिलेंड्रिकल, इसमें रेडियल सिमेट्री है, ठीक है। और प्लेटिहेल्मन से आगे तक क्या है, बाइलेटरल। कौन सी हो गया, बाई चार्ट नुमा बना करके आप लर्न कर सकते हैं इसको, बाइलेटरल सिमेट्री हो गया। लेकिन एक जगह और रेडियल है, आगे यहाँ से आगे बढ़ेंगे, एक जगह रेडियल है, सब में बाइलेटरल नहीं है। इसमें इकाइनोडर्म्स का जो लार्वा होता है, उस लार्वा में क्या है, बाइलेटरल है, ध्यान रखना है। नोट कर लीजिएगा, इकाइनोडर्म्स का जो लार्वा होता है उसमें बाइलेटरल सिमेट्री होती है उसके लार्वा में। बाकी सारे इकाइनोडर्म में सॉरी उसमें रेडियल होती है। कौन सी होती है, रेडियल। बाकी सब में क्या है, बाइलेटरल। समझ में आया? किसमें, एडल्ट में। यहाँ एडल्ट में बाइलेटरल होना चाहिए। एक मिनट देख लें, चाहिए कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। नहीं, रुक जाइए एक मिनट। एडल्ट में रेडियल है, लार्वा में बाइलेटरल। सॉरी, यही मैंने पहले सही लिखा था, मैंने जो पहले लिखा था वो सही था। लार्वा में क्या था, बाइलेटरल, ठीक है। और इसके एडल्ट में एक्सेप्शन लिखेंगे, एडल्ट में क्या होता है, रेडियल, ठीक है। बाकी सब इकाइनोडर्म्स को छोड़ दीजिए, इकाइनोडर्म में एडल्ट रेडियल है और बाइलेटरल इसमें लार्वा, ठीक है। इसके बाद अगला ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, अगला ऑर्गेनाइजेशन लेवल क्या है, बॉडी में जर्म लेयर्स। जर्म लेयर्स, जर्म लेयर का मतलब डिप्लोब्लास्टिक है कि डिप्लोब्लास्टिक, बताइए कोरीफेरा कैसा है, डिप्लोब्लास्टिक। दो जर्म लेयर, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। सिलेन डेटा कैसा है, डिप्लोब्लास्टिक। क्लिनोफोरा कैसा है, डिप्लोब्लास्टिक। प्लेटिहेल्मन कैसा है, डिप्लोब्लास्टिक। कैसा है ये, ट्रिप्लोब्लास्टिक। यहीं से स्टार्टिंग है, प्लेटिहेल्मन से लास्ट तक क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है। समझ में आ रहा है? सीलोम, सीलोम क्या होता है कोई बताएगा, बॉडी कैविटी। कैसे बनती है, कौन सी जर्म लेयर से सीलोम बनता है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म। किससे बनता है सीलोम, मेसोडर्म के स्प्लिट होने से बनता है, ठीक है। उसमें डायग्राम दिया हुआ है, जैसे ये है, ये बाहर क्या हो गया, एक्टोडर्म, ठीक है। बीच में क्या है, मेसोडर्म। अंदर की साइड में क्या है, ये एंडोडर्म, ये है मेसोडर्म। मेसोडर्म जब स्प्लिट करेगा तो ये बीच में कैविटी बनेगा, इसको क्या बोलेंगे, बॉडी कैविटी या सीलोम। तो प्लेटिहेल्मन से लेकर के लास्ट तक क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ठीक है। अब आ जाइए, सीलोम कहाँ होता है, कोरीफेरा में, क्योंकि मेसोडर्म है ही नहीं है तो सीलोम नहीं होगा। एसिलोमेट, सिलेन डेटा में मेसोडर्म नहीं है, एसिलोमेट। क्लिनोफेरा एसिलोमेट। प्लेटिहेल्मन में मेसोडर्म है लेकिन वो एसिलोमेट नहीं है। क्यों नहीं है बताइए, ट्रिप्लोब्लास्टिक है ना प्लेटिहेल्मन, 3 जर्म लेयर हैं लेकिन उसमें सीलोम नहीं होता। क्यों नहीं होता है सीलोम, क्योंकि वहाँ मेसोडर्म स्प्लिट ही नहीं करती है। स्प्लिट होना चाहिए ना, मेसोडर्म स्प्लिट होना चाहिए। डायग्राम देख रहे हैं आगे, ये देखिए, एसिलोमेट में ऐसा होता है। देखो लास्ट में सी डायग्राम दिखा है, इसमें 3 जर्म लेयर आपको दिख रही हैं लेकिन मेसोडर्म स्प्लिट नहीं किया है, बीच में से टूटा नहीं है। तो टूटेगा नहीं, स्प्लिट नहीं करेगा तो कैविटी नहीं बनेगा, एसिलोमेट। तो ये प्लेटिहेल्मन क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है लेकिन इसमें मेसोडर्म स्प्लिट नहीं करती, इसलिए क्या है, एसिलोमेट हो गया। समझ में आया? एस्केहेल्मन में क्या है, ये भी ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ये सीलोमेट है कि नहीं है? हाँ, ऑर्गन सिस्टम अलग चीज होती है, सीलोमेट है कि नहीं है, ये सीलोम है कि नहीं इसमें? कौन सा वाला सीलोम, ट्रीसीलोम कि फाल्सीलोम? सीडोसीलोमेट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं ये, इनमें सीलोम नहीं आता। एस्केहेल्मन में सीलोम है बट क्या है, फाल्स। फाल्स क्यों है,
फाल्स क्यों है? क्योंकि फाल्स इसलिए है कि मेसोडर्म था, मेसोडर्म स्प्लिट किया, लेकिन ऐसा किया कि बीच में कैविटी बनी, लेकिन कैविटी ऐसी बनी कि बीच में देखिए ये पैचेस बन गया। और ये देखो ये कैविटी दिखाई दे रही है, देख रहे हैं? ढंग की कैविटी नहीं बनी है जैसी बननी चाहिए, बीच में पैचेस आ गया। मेसोडर्म ऐसा स्प्लिट किया, देखो ना मेसोडर्म, देखो मेसोडर्म ये है, अगर ऐसे स्प्लिट करेगा तो बीच में ये जगह बन रही है, तो ये कैविटी ढंग की बन रही है। अगर मेसोडर्म ऐसा स्प्लिट किया कि ये टुकड़ों में टूट गया है, मेसोडर्म पूरा पैचेस बन गए, तो ये कैविटी डिस्टर्ब बनी है। देखिए ये कैविटी बनी तो है, लेकिन ये कैविटी बढ़िया नहीं बन रही है। इसको सीडोसीलोमेट बोलते हैं, फाल्स से। इसके बाद ट्यूसिलोम कहाँ से स्टार्ट होता है? एंगलिडा से लास्ट तक ट्यूसिलोमेट कैंसर सिलोमेट हो गया। अगला लेवल कौन सा होगा? अगला बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सीलोम खत्म, सेगमेंटेशन आ जाइए। तो सेगमेंटेशन का मतलब समझ रहे हैं? बॉडी अगर सेगमेंट में डिवाइड है तो इसको क्या बोलते हैं? सेगमेंटेशन। एक होता है एक्सटर्नल सेगमेंटेशन, अगर बॉडी बाहर से डिवाइड है, एक्सटर्नल अंदर से डिवाइड है, इंटरनल बाहर से भी डिवाइड है, अंदर से भी डिवाइड है। उसको मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहाँ होता है? अर्थोम में होता है। अर्थोम में बॉडी बाहर से भी डिवाइड दिखती है और अंदर से भी। जो हो गया नोटोकार्ड, कहाँ देखने को मिलेगी? कॉर्डेटा में। नोटोकार्ड कहाँ होती है? कॉर्डेटा में। डॉर्सल ट्यूब्यूलर, डॉर्सल रॉड लाइक स्ट्रक्चर होती है जो बॉडी की डॉर्सल सरफेस पर है, और कहाँ है? कॉर्डेट में होती है। ठीक है, जिससे क्या बनता है? नोटोकार्ड से क्या बनता है? वर्टिबल कॉलम और ब्रेन बॉक्स बनता है। हमारा जो ब्रेन बॉक्स है और रीढ़ की हड्डी है, ठीक है, वो नोटोकार्ड से बनती है। समझ में आ रहा है? तो पूरी फिरा से लेकर के और इकाइनोडर्म्स तक नोटोकार्ड नहीं होती है, एब्सेंट होती है। समझ में आया? ये बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो गया। आप देखिए कुछ एक दो फाइलम को रिवाइज करके तब क्वेश्चन कराता हूँ। बुक लाए हैं ना? बुक लाए हैं क्वेश्चन वाली, है ना? ठीक है, इधर देखिए एक एक फाइलम, 2 या 3 फाइलम को रिवाइज कर लेते हैं। इस चैप्टर में एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं आपको, ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल। पहला फाइलम कौन सा है? फाइलम पोलिफेरा। पोलिफेरा में क्या चीजें ध्यान रखनी है? ये प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर एनिमल्स हैं। सबसे पहले मल्टीसेलुलर एनिमल्स कौन से हैं? पोलिफेरा वाले हैं। ठीक है, सबसे पहला फाइलम यही है। और दूसरी चीज, पोलिफेरा कैसा है? मैराइन है कि फ्रेश वाटर एनिमल्स? मोस्टली इसमें फ्रेश वाटर नहीं है, मोस्टली मैराइन है। कुछ क्या है? फ्रेश वाटर, मोस्टली मैराइन। हाँ, समुद्री वाले। ठीक है, और कुछ फ्रेश वाटर है। फ्रेश वाटर पोलिफेरा कौन सा है? स्पॉन्जिला। नोट कर लीजिए कौन सा स्पंज है पोलिफेरा में जो फ्रेश वाटर में रहता है? तो स्पॉन्जिला हमको लिखा है एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में पढ़ेंगे। स्पॉन्जिला ब्रैकेट में लिखा गया फ्रेश वाटर स्पंज। समझ में आ रहा है? बाकी इनकी बॉडी में कितनी जर्म लेयर होती है, सीलोम है कि नहीं, ये तो सब मैंने बता दिया। ये तो स्टार्टिंग में कुछ चीजें कवर हो गई इसकी ना। ठीक है, अब इसमें पोलिफेरा में जो एनिमल्स होते हैं वो उनकी बॉडी में क्या होते हैं? छोटे छोटे होल्स होते हैं। ध्यान रखना, होल्स का नाम क्या होता है? ऑस्टिया। बहुत सारे ऑस्टिया होते हैं। एक सिंगल ओपनिंग होती है, इसको क्या बोलते हैं? ऑस्कुलम। एंट्री वाटर किससे होता है? ऑस्टिया से। बाहर वाटर बाहर कैसे निकलता है? ऑस्कुलम से। ठीक है, पोलिफेरा ये हो गया इस तरीके से। ये साइकॉन है, समझ में आया? और इसमें कितने टाइप के सेल्स हैं? कौन कुछ सेल्स के नाम बताएंगे? बॉडी में कुछ इनके सेल्स होती हैं। कोएनोसाइट सेल, अमीबोसाइट, ये सब सेल के नाम है। बॉडी के अंदर इनके कैविटी होती है, उसको क्या बोलते हैं? स्पंजोसील। और कौन सा इसमें कैनाल सिस्टम? इसमें कैनाल सिस्टम होता है ना, वाटर कैनाल सिस्टम। कहाँ देखने को मिलता है? हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? वाटर कैनाल सिस्टम को जल संवहन तंत्र, यहीं पर होता है। और एक होता है वाटर, नहीं संवहन नहीं है, गलत हो जाएगा, वाटर नलिका सिस्टम होगा। जल संवहन तंत्र, वाटर वेस्कुलर सिस्टम उसको बोलते हैं इंग्लिश में। वो आपको इकाइनोडर्म्स में होता है, चीज नोट कर लीजिएगा। वाटर कैनाल सिस्टम अगर पूछा जाए, वाटर कैनाल सिस्टम, तो ये आप क्या बोलेंगे? पोलिफेरा।
ठीक है। और वाटर वैस्कुलर सिस्टम कहाँ होता है, वो इकाइनोडर्म्स में, ठीक है। वाटर वैस्कुलर सिस्टम ये होता है इकाइनोडर्म्स में, ध्यान रखना है, ठीक है। तो अंदर इसमें एक कैविटी है, उस कैविटी को क्या बोलते हैं, स्पंजोसील। बताइए उस कैविटी की लाइनिंग कौन बनाता है, कौन सी सेल उस कैविटी की लाइनिंग को बनाती है, इनर लाइनिंग किस कैविटी सेल्स की बनी होती है, इनर लाइनिंग जो कैविटी इसके अंदर है, जो ट्यूब है उसके अंदर की सतह परत कौन सी सेल बनाती है, कोइनोसाइट सेल। कौन सी सेल बनाती है, पढ़ के आया करिए, क्यों जी पढ़ के नहीं आता। कोइनोसाइट सेल्स बनाती है इसके अंदर। जैसे अगर इसको काटेंगे, काट के डायग्राम देखेंगे अंदर से, तो ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर आपको सेल्स दिखाई देंगी, ये अंदर की लेयर है इसकी, ये देखिए है ना, ये कोइनोसाइट सेल, ये अंदर कैविटी हो गया। कैविटी की लाइनिंग कौन बना रहा है, लाइनिंग का मतलब परत, ये कोइनोसाइट। कॉलर सेल्स बोलते हैं इनको। इनके ऊपर फ्लैजिला होता है, इनके ऊपर क्या है, फ्लैजिला है, ठीक है। अब बताइए बॉडी कैविटी का रोल क्या होता है स्पंज में, ओरिफेरा में जो बॉडी कैविटी होती है क्या काम करती है, बताते हैं जैसे बॉडी कैविटी क्या करती है, यहाँ पर इसको बोलते हैं स्पंजोसील। क्या काम करती है स्पंजोसील, पानी अंदर आता है जिसमें वाटर एंट्री करता है, वाटर के साथ साथ सारे जो इसका फूड है वो भी इंटर करेगा। तो न्यूट्रिशन, डाइजेशन, समझ में आया, भोजन को ग्रहण करने में इसका अंदर का जो कैनाल सिस्टम है वो मदद करता है। दूसरा श्वसन में मदद करता है, क्योंकि सांस कैसे लेगा, पानी से तो सांस लेगा, वाटर जब इंटर करेगा तो ये रेस्पिरेशन करेगा। तो रेस्पिरेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, और एक्सक्रीशन, वेस्ट प्रोडक्ट कैसे बाहर निकलेंगे, किसी कैविटी से होते हुए बाहर जाएंगे। तीनों में पढ़ लीजिएगा, लिखा हुआ समझ में आया, इसका रोल हो गया। बाइसेक्सुअल होते हैं ओरिफेरा की यूनिसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल मेल और फीमेल एक ही में होते हैं, ये बाइसेक्सुअल है। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, इंटरनल, बॉडी कैविटी के अंदर होता है फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। लार्वा बनता है कि नहीं बनता ओरिफेरा में, नहीं बनता है लार्वा, लार्वा बनता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, लार्वा बनता है, ठीक है। लार्वा का फॉर्मेशन होता है, तो लार्वा बनेगा, और लार्वा बनेगा तो डेवलपमेंट कैसा, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट नहीं होता है, ठीक। बाइसेक्सुअल हो गया, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हो गया, फर्टिलाइजेशन होता है इंटरनल, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ये सारी चीजें इसमें लिखी हुई हैं, ठीक है। हर्माफ्रोडाइट का मतलब समझ रहे हैं, मेल और फीमेल जब एक ही में होते हैं इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, हर्माफ्रोडाइट। बाइसेक्सुअल स्पंज क्या होते हैं, बाइसेक्सुअल। एग्जाम्पल स्पंज के देख लीजिएगा, साइकॉन हो गया, इसका दूसरा नाम स्काइफा हो गया। स्पॉन्जिला, फ्रेश वाटर स्पंज पूछा जाता है कौन सा फ्रेश वाटर स्पंज है, स्पॉन्जिला, ठीक है। और यू स्पॉन्जिया है, बाथ स्पंज बोलते हैं। ये कंप्लीट हो गया। तो स्पंज में एक चीज़ ध्यान रखना है कि सारे स्पंज में सिमेट्री नहीं है, ए सिमेट्रिक, लेकिन कुछ में सिमेट्री होती है। पायलेट कौन सी, रेडियल सिमेट्री। किस स्पंज में रेडियल सिमेट्री है, ल्यूकोसोलेंड्रिया। ल्यूकोसोलेंड्रिया जो स्पंज है उसमें रेडियल सिमेट्री है, समझ। हाँ, एनसीईआरटी में क्वेश्चन आया है, मैंने आपको नोट कराया, इसलिए नोट कर लीजिएगा। तो स्काइफा, स्काइफा एक स्पंज है और एक है ल्यूकोसोलेंड्रिया। पूछा गया था 1 2 4 ऑप्शन, बोथ में ये था, बोथ में ये था। इन दोनों में आप लिखेंगे रेडियल सिमेट्री, बुक में पढ़ा लीजिएगा। इसमें दोनों में क्या होती है, रेडियल सिमेट्री है। ये सब क्या है, ये स्पंज है सब, ये सब क्या है, स्पंज है। बाकी सब में क्या होता है, कोई सिमेट्री नहीं होती। जानते हैं स्पंज में सिमेट्री क्यों नहीं होती है, क्या रीजन है सिमेट्री ना होने का, क्योंकि स्पंज झुंड में रहते हैं, ग्रेगेरियस हैबिट होती है उनकी। ग्रेगेरियस का मतलब झुंड में रहते हैं, ठीक है। मान लीजिए जैसे कोई भी चीज़ है, अकेला है तो उसको आप डिवाइड कर सकते हैं। जब कोई चीज़ झुंड में है तो कैसे उसको इक्वली 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, बॉडी इनकी क्या होती है, ग्रेगेरियस हैबिट की होती है। अगला फाइलम कौन सा है, सिलेंटेटा। ध्यान सुनते रहिए, सब समझ में आएगा। सिलेंटेटा का दूसरा नाम टीनोफोरा होता है। सिलेंटेटा कैसे एनिमल होते हैं, मैराइन होते हैं। पूरी तरीके से मैराइन नहीं है,
कौन कौन से फाइलम पूरी तरीके से मैराइन है, मैंने नोट कराया था, बताइए कौन से फाइलम हैं जो पूरी एक्सक्लूसिवली मैराइन, फुल्ली मैराइन। एक आपका मिलेगा टीनोफोरा, पूछा जाता है टीनोफोरा, नहीं निडेरिया, क्या नाम है इसके अगला वाला कौन सा है, टीनोफोरा, टीनोफोरा हो गया, ठीक है, ये पूरी तरीके से मैराइन फाइलम। अगला कौन सा, एक आइनोडर्मिटा, ये पूरा मैराइन हो गया, ये कौन नाम बताइए, फुल्ली मैराइन है। सिफेलोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा इसमें आप पढ़ते हैं ना, कॉर्डेटा में पढ़ते हैं ना, सिफेलोकॉर्डेटा एक ग्रुप है, ठीक है, सिफेलोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा पहले आता है, देन सिफेलोकॉर्डेटा आता है। तो सिफेलोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा, फ्रेश वाटर मैराइन दोनों हैं। इसमें हर्डमानिया आता है, इसमें एम्फियोक्सिस आता है, ब्रैंक जो उसको बोलते हैं लैंसलेट, वो इस ग्रुप में आता है ना। ये तीनों क्या है, ये तीनों नोट कर लीजिएगा, फुल्ली मैराइन है, ध्यान रखना। बाकी सब क्या है, मिक्सअप वाले, ठीक, फ्रेश वाटर भी होगा और मैराइन भी, उसको नोट कर लेना। फुल्ली मैराइन फाइलम है। तो फाइलम टीनोफोरा हम निडेरिया पढ़ रहे थे, सिलेंटेटा, तो सिलेंटेटा फ्रेश वाटर भी और मैराइन। अगर फ्रेश वाटर का नाम पूछा जाएगा तो बताइए, फ्रेश वाटर सिलेंटेटा कौन सा है, हाइड्रा, हाइड्रा फ्रेश वाटर होता है, ठीक है। बाकी ओबेलिया हो गया, सब मैराइन हो गया, ठीक। इसमें बॉडी कैविटी कैसी सीलोम है कि नहीं है, कितनी जर्म लेयर है, ये मैंने शुरू में बता दिया, ये तो मैंने एक साथ बता दिया शुरू में, ये सब छोड़ देना है, ठीक है। बॉडी ये बताइए कि सेसाइल होते हैं और फ्री स्विमिंग दोनों होते हैं, पता होना चाहिए। सेसाइल का मतलब एक जगह फिक्स भी रहते हैं और फ्री स्विमिंग भी होते हैं। अगर आप आगे पढ़ेंगे पॉलिप और मेडुसा, जिसमें पॉलिप होता है वो फिक्स होता है, मेडुसा होता है फ्री लिविंग होता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। इनकी एक खासियत होती है कि इनमें एक विशेष प्रकार की दंश कोशिकाएं होती हैं, क्या बोलते हैं, निमेटो। अब देखिए उस पर सवाल देखिए, एक चीज ध्यान रखना है, बताइए, न्यूमेटोसाइट और एक है इसको न्यूमेटोसाइट और निमेटोब्लास्ट, हाँ ठीक है, और नीडोसाइट और नीडोब्लास्ट। इस चीज को ध्यान रखना, नोट कर लें, ये सब एक ही चीज है, सब एक ही का नाम है। 10 कोशिकाओं को क्या बोलते हैं, निमेटोसाइट या निमेटोब्लास्ट। साइट और ब्लास्ट एक ही चीज, नीडोसाइट नीडोब्लास्ट। एक नाम और इसका और बताइए, स्टिंगिंग सेल, स्टिंगिंग सेल्स, 5 नाम। और अगर पूछा जाए निमेटोसिस्ट क्या होता है, निमेटोसिस्ट क्या है या नीडोसिस्ट क्या है, नीडोसिस्ट कोई सिस्ट अलग चीज है। उस दंश कोशिका के अंदर एक कैप्सूल होता है, दंश कोशिका का डायग्राम में ऐसे बनाइए है, इसमें अंदर एक कैप्सूल है जिसमें जहर भरा होता है, टॉक्सिन। इसी कैप्सूल को क्या बोलते हैं, निमेटोसिस्ट है या नीडोसिस्ट है। तो जब सिस्ट आएगा तो कोशिका का नाम नहीं है वो, सिस्ट उस कोशिका का एक पार्ट है, समझ में आया। हाँ, अगर भूलिएगा तो इसको नोट कर लेना, ये सेल नहीं है, सेल ये है, इसका एक कैप्सूल है, हिस्सा है, ठीक है। क्या काम होता है इनका, निमेटो ये सेल क्या करती हैं, डिफेंस में मदद करती हैं, लोकोमोशन में मदद कर, एंकरेज का मतलब कहीं अटैचमेंट में चिपकने में मदद करती हैं, डिफेंस में हेल्प हो गया, ठीक, या फूड को कैप्चर करने में मदद करती हैं। पहले हाँ, फूड को अपने एनिमीज को, प्रे को बेहोश करेंगे, फिर उसको कैप्चर करेंगे, ठीक है। हाइपोस्टोम क्या होता है, तो जो माउथ होता है ना किसका, चिलेंटेटा में जो माउथ है, हाइड्रा है, उसका जो माउथ है उसको क्या बोलते हैं, हाइपोस्टोम, ठीक। डाइजेशन कैसा होता है, इंट्रासेलुलर की एक्स्ट्रा, पूरी फेरा में इंट्रासेलुलर है, लेकिन यहाँ दोनों हैं, फर्स्ट होगा एक्स्ट्रा देन इंट्रा, ध्यान रखना, पहले एक्स्ट्रा देन इंट्रा। बताइए एक्स्ट्रा कहाँ होगा, कैविटी के अंदर होगा कि बॉडी के अंदर होगा, कैविटी के अंदर। इसकी कैविटी का नाम क्या होता है, सिलेंट्रॉन। हाइड्रा में या सिलेंटेटा की जो कैविटी है अंदर,
उसको क्या बोलते हैं, सिलेंट्रॉन। तो पहले डाइजेशन सिलेंट्रॉन में होता है, देन कहाँ होता है, बॉडी के अंदर। फर्स्ट एक्स्ट्रा सेलुलर देन इंट्रा सेलुलर, हो गया। अब इसमें एक विशेष बात होती है इसमें कि दो अवस्थाएं आती है सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन जब होता है, पॉलिप और मेडूसा। तो पॉलिप और मेडूसा में अंतर क्या होता है? पॉलिप देखिए ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अवस्था, मेडूसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पॉलिप स्टेबल होता है, फिक्स अवस्था होती है, मेडूसा फ्री स्विमिंग होती है, ठीक है। ये दो डिफरेंस हो गया। हाँ, पॉलिप का एग्जाम्पल हाइड्रा और एडम्सिया। एडम्सिया को सी एनीमोन बोलते हैं, दो एग्जाम्पल बुक में है, ठीक है। मेडूसा का एग्जाम्पल ऑरेलिया या जेलीफिश, ऑरेलिया या जेलीफिश। सुन लीजिए मेरी बात सुनिए, ओबेलिया जो एग्जाम्पल दिया है ना, उसमें पॉलिप भी होता है और मेडूसा दोनों होती है। हाइड्रा में केवल पॉलिप है, एडम्सिया में केवल पॉलिप है। ओबेलिया जो है एग्जाम्पल दिया है, ओबेलिया जेलीफिश, सॉरी ऑरेलिया या जेलीफिश, उसमें केवल मेडूसा है। कहाँ पर मेडूसा पॉलिप दोनों होती हैं? तो ओबेलिया में, ठीक है। और जब पॉलिप और मेडूसा अल्टरनेट करती है, अल्टरनेट का मतलब समझ रहे हैं, मेटाजेनेसिस। जैसे प्लांट किंगडम में आपने पढ़ा था कि गैमेटोफिटिक अवस्था, स्पोरोफिटिक आ गए, फिर गैमेटोफिटिक, फिर स्पोरोफिटिक, अल्टरनेट चल रही है ना। तो ऐसी एक बार पॉलिप आया, फिर मेडूसा आया, फिर पॉलिप आया, तो ये होता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ये आपको कहाँ मिलेगा? ओबेलिया में मिलेगा, इसी को मेटाजेनेसिस बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल पुर्तगीज मैंस ऑफ वॉर किसको बोला जाता है? पुर्तगीज मैंस ऑफ वॉर ना, किसको? एडम्सिया नहीं है, फाइसीलिया है। क्यों बोलते हैं? क्योंकि समुद्र में जब फाइसीलिया रहता है तो ऐसे दिखाई देता है पुर्तगालियों का जहाज आधा डूब के चलता है, जैसे लगता है कोई जो है जहाज आ रहा है, ठीक है, लड़ाकुओं का। तो पानी में आधा ऊपर और आधा उसकी बॉडी नीचे, ठीक है, पुर्तगीज मैंस ऑफ वॉर बोलते हैं। एडम्सिया को क्या बोलते हैं? सी एनीमोन बोलते हैं। और पेनिटुला को क्या बोलते हैं? सी पैन। गोर्गोनिया क्या है? सी फैन है। और मेनेंड्रिया क्या है? ब्रेन कोरल है, ठीक है। यूप्लेक्टेला का नाम क्या है बताइए? पोरीफेरा में छूट गया एक चीज, यूप्लेक्टेला का दूसरा नाम। एक चीज मैंने बताया था, जापान में वेडिंग गिफ्ट दिया जाता है, किसको दिया था? हाँ, उसका नाम क्या है? यूप्लेक्टेला। उसकी डेड बॉडी उसी को तो दिया जाता है ना। यूप्लेक्टेला का ड्राइड स्केलेटन दिया जाता है जापान में वेडिंग गिफ्ट के रूप में, क्योंकि उसमें एक आर्थ्रोपोडा रहता है, मेल और फीमेल आर्थ्रोपोडा, इसको बोलते हैं स्पंजिकोला। स्पंजिला नहीं, स्पंजिला तो स्पंज है, और स्पंजिकोला जो है वो आर्थ्रोपोड है, उस यूप्लेक्टेला की बॉडी के अंदर रहता है, साथ में वो मर जाते हैं दोनों, ठीक है। अगला फाइलम टीनोफोरा। टीनोफोरा फुल्ली मैराइन, पूरी तरीके से मैराइन है, ठीक है। टीनोफोरा में एक खासियत इसको बोलते हैं कॉम्ब जेली या सी वॉलनट, समुद्री अखरोट बोलते हैं। डायग्राम देखिए, समुद्री अखरोट क्यों बोला जाता है? क्योंकि वॉलनट की तरीके से दिखाई देता है। कॉम्ब जेली क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी जो सरफेस पर 8 जो होती हैं प्लेट बनी, जैसे खरबूजा होता है, उसकी सरफेस पर आपको इस तरीके से रो दिखाई देती हैं, इस पर भी 8 ये कतार दिखाई दे रही हैं, ठीक है। ये क्या हैं? हाँ, ये इनमें सीलिया होते हैं। क्या होते हैं? सीलिया। देखिए ये हो गया ना, इस पर 8 इस तरीके से, ये कॉम्ब प्लेट है। क्या है ये? एक को क्या बोलते हैं? कॉम्ब प्लेट। क्यों बोलते हैं? क्योंकि कंघी के तरीके से होता, कॉम्ब लाइक, जैसे कंघी जो होती है उस पर इस तरीके से होता ना, ये यहाँ पर भी क्या है? ये प्लेट है। इस प्लेट पर देखिए इस तरीके से, ये देखिए सीलिया बना हुआ, जैसे लगता कंघी है ये पूरा। कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, कॉम्ब लाइक प्लेट है पूरी। इसमें ब्रिस्टल्स बने हैं, इसमें सीलिया लगे हुए हैं, सीलिया है ना छोटे छोटे, जैसे कंघी में होता है सीलिया लाइक स्ट्रक्चर। तो कॉम्ब प्लेट है, 8 कॉम्ब प्लेट होती है इसमें, ठीक है। बायोल्यूमिनेसेंस प्रॉपर्टी होती है इसमें, ये रात में जैसे जुगनू चमकता है ना, वैसे ही क्या है, ये चमकते हैं, बायोल्यूमिनेसेंस प्रॉपर्टी होती है, ठीक। और मेल और फीमेल, हाँ, एक ही होता है, मेल और फीमेल एक ही में होते हैं, ठीक है। ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ध्यान रखना, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। बताइए स्पंज में ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? पोरीफेरा में। हाँ,
बडिंग नहीं होती है, बडिंग सिलेंटेटा में बताएंगे, हाइड्रा में बडिंग होती है। स्पंज में कैसे होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? क्लास 11th में जो पहला चैप्टर दिया हुआ है, ठीक है, उसमें एक बना स्ट्रक्चर इस तरीके से, का एक नाम याद नहीं आ रहा है, ये देखिए स्पिक्यूल्स टाइप्स में बना, उसका नाम नहीं याद आ रहा है, ठीक है। एक तो आप बोलेंगे फ्रेगमेंटेशन, क्या है फ्रेगमेंटेशन, और एक कोई नाम होता देख लीजिएगा, याद नहीं आ रहा है, वो स्पिक्यूल होता है अंदर उसमें, ठीक है, उससे होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पंज। बाकी हाइड्रा में कैसे होता है? बडिंग के द्वारा होता है। तो स्टीनोफोरा का एग्जाम्पल क्या है? प्लीरोब्रैंकिया और टिनोलेना, ठीक है। अगला है प्लेटिहेल्मिन्थ। अच्छा एक चीज़ और बताइए, सबसे बड़ा लार्जेस्ट जो है ऐसा एनिमल जिस पर सीलिया होते हैं, यही है, इस पर सीलिया हैं। अब तक आपने सीलिया कहाँ पढ़े थे? प्लांट किंगडम में सीलिया पढ़े थे, कहीं कहीं होते हैं, ठीक है। हमारी बॉडी के अंदर भी सीलिया है, लेकिन बॉडी के अंदर है ना, इसमें क्या है, इसमें सीलिया ऊपर देखिए, सीलिया क्या है, उसमें सीलिया से मूव करने वाला सबसे बड़ा एनिमल जो सीलिया से मूव करता है। पैरामीशियम भी सीलिया से मूव करता है, बहुत छोटा है, एक उसकी है, समझ में आ रहा है? ये मल्टीसेलुलर हो गया। प्लेटिहेल्मिन्थ को प्लेटिहेल्मिन्थ क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनकी बॉडी कैसी होती है? फ्लैट होती है, ठीक है। डॉर्सोवेंट्रली फ्लैट, मतलब एक साइड डॉर्सल एक साइड वेंट्रल। मोस्टली कैसे होते हैं प्लेटिहेल्मिन्थ? एंडोपैरासाइट। कैसे होते हैं? एंडोपैरासाइट होते हैं। बाकी कुछ चीज़ें देखिए लिखा है, बाइलेटरल सिमेट्री बता ही दिया शुरुआत में, ट्रिप्लोप्लास्टिक होगा, एसिलोमेट होगा कि सिलोमेट? एसिलोमेट, क्योंकि मीजोडर्म में स्प्लिट नहीं करती यहाँ पर भी, ठीक है। और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा? ऑर्गन लेवल। कैसा होगा? ऑर्गन। ऑर्गन सिस्टम नहीं है अभी, ऑर्गन सिस्टम कहाँ से स्टार्ट होता है? एनलिडा से। हाँ डाइजेस्टिव सिस्टम इसका लेस डेवलप, ठीक है, हाँ। फ्लेम सेल्स होती है इसमें उत्सर्जन के लिए, ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन के लिए क्या होती हैं? ज्वाला कोशिकाएं हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, यहाँ होती हैं। और सेक्सेस सेपरेट नहीं होते हैं, मेल फीमेल एक ही में होते हैं। एक चीज़ ध्यान रखना है, पोरीफेरा से लेकर के यहाँ तक मेल फीमेल एक ही में रहेगा, एस्केहेल्मिन्थ से अलग होगा, ठीक है। एस्केरिस में मेल एस्केरिस से अलग और फीमेल अलग। अब तक जो है मेल फीमेल एक ही में चल रहा है सब, ठीक है। फर्टिलाइजेशन कैसा होगा? इंटरनल। अभी तक कहीं एक्सटर्नल पढ़े थे फर्टिलाइजेशन? एक जगह पढ़ा था, पोरीफेरा में एक्सटर्नल भी है और इंटरनल, सॉरी नहीं इंटरनल, सब जगह इंटरनल, वो डाइजेशन था, वो चीज़ डाइजेशन थी, ठीक है। अभी तक फर्टिलाइजेशन इंटरनल चल रहा है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा। डेवलपमेंट कैसे होगा? लार्वा। अभी तक आपने लार्वा, तो इतने जो आपने फाइलम पढ़े, लार्वा से डेवलपमेंट चल रहा है, लेकिन एक जगह डेवलपमेंट लार्वा से नहीं था, टिनोफोरा में, इसमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट था, सॉरी इसमें भी है, इनडायरेक्ट का मतलब लार्वा हो गया, सब में लार्वा है, सब में लार्वा है, शुरू से अब तक सब में लार्वा हो गया। हाँ लिखा इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, इनडायरेक्ट का मतलब ही होता है लार्वा के द्वारा, डायरेक्ट का मतलब बीच में कुछ इमीडिएटर नहीं है, सीधे जाए क्या बन गया? एडल्ट बन गया, बीच में कोई लार्वा नहीं आया। कुछ मेंबर में रीजनरेशन प्रॉपर्टी होती है, फॉर एग्जांपल प्लेनेरिया। हाँ अब हम यहाँ एस्केहेल्मिन्थ तक क्वेश्चन करा देते हैं। अब हमको बुक दे दीजिए, एस्केहेल्मिन्थ मतलब यहाँ तक मैं क्वेश्चन करा देते हैं। वैसे क्वेश्चन कर लिए होंगे सब, ठीक है। जल्दी जल्दी बताते जाइए, क्योंकि आप लोगों ने क्वेश्चन कुछ लोगों ने कर चुके हैं, ठीक है। फास्ट बताते जाइए, डायरेक्ट आंसर एक बार रिवाइज भी हो जाएगा अगर किए हैं तो, ठीक। पूछा क्या? रेडियल सिमेट्री नॉट फाउंड इन, किस में रेडियल सिमेट्री? एडल्ट में नहीं होती है, एडल्ट में, ठीक है। तो सिलेंटेटा में, तो सिलेंटेटा में पूरे में है, सिलेंट पोरीफेरा में नहीं पूछ रहा है, तो सुनिए इकाइनोडर्म्स में एडल्ट में है, एडल्ट में है ना, क्योंकि इकाइनोडर्मेटा एक्सेप्शन में है, वहाँ लार्वा में बाइलेटरल है और एडल्ट में क्या? रेडियल, ठीक है। प्लेटिहेल्मिन्थ से जब आप आगे बढ़ेंगे, सब जगह कौन सी हो जाती है? प्लेटिहेल्मिन्थ से लेकर के कॉर्डेटा तक कौन सी सिमेट्री है? बाइलेटरल।
बीच में एकाइनोडर्मिटा एक्सेप्शन में आ जाता है कि वहाँ एडल्ट में रेडियल है और लार्वा में क्या है, बाइलेटरल है। समझ में आया? पूछ रहा है एडल्ट में कहाँ होती है रेडियल, तो एकाइनोडर्म्स में होती है। टीनोफोरा में किस में नहीं होती पूछा गया, टीनोफोरा में बताइए होती है ना, ठीक है। और हेमिकॉर्डेटा में नहीं है, हेमिकॉर्डेटा में नहीं है, यही आंसर हो गया, ठीक है। आपको स्टेटमेंट बताना है, possess all the above characteristic। ये तो बड़ा क्वेश्चन है, मैं पढ़ दे रहा हूँ। क्वेश्चन ये है कि आपको ये 3 चीज़ें किस फाइलम में मिलेंगी, 3 चीज़ें सुन लीजिए ध्यान से। ऑर्गन सिस्टम, दूसरा है बाइलेटरल सिमेट्री, तीसरा है ट्रू सीलोम। ये तीनों कहाँ मिलेगा, ठीक है। एनलिडा, मोलस्का, कॉर्डेटा, इन तीनों में हैं सारी चीज़ें। मैं लिख देता हूँ क्योंकि भूल जाएंगे आप। लिखा है ऑर्गन सिस्टम, बाइलेटरल और सीलोमेट। ऑर्गन सिस्टम है, ऑर्गन सिस्टम, ठीक है, बाइलेटरल सिमेट्री, बाइलेटरल और सीलोमेट, सीलोमेट। ये तीनों चीजें किस फाइलम में हैं? पहला ऑप्शन दिया है एनिलिडा, मोलस्का, कॉर्डेटा, तीनों में बताइए, तीनों एक साथ हैं। इन तीनों में है एनिलिडा, मोलस्का और कॉर्डेटा। एनिलिडा, एनिलिडा हो गया, मोलस्का हो गया और कॉर्डेटा। तो एनिलिडा में है ऑर्गन सिस्टम, ठीक है, बाइलेटरल भी है, सीलोमेट भी है, मोलस्का है, हाँ तीनों है, और कॉर्डेटा है, कॉर्डेटा में तीनों है, ये तीनों सही हो गया, ठीक है, ये होगा सही। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स आर ट्रू सीलोमेट। कौन सा ट्रू सीलोमेट हो, बाइलेटरल सिमेट्री भी है। तो एसके हेलमंथ के एनिलिडा से, जब आप एनिलिडा से आगे बढ़ेंगे तो ट्रू सीलोमेट भी है सब एनिलिडा से ही, और बाइलेटरल भी है। लेकिन एक छोड़ दीजिए, एकाइनोडर्म्स, एकाइनोडर्म्स छोड़ना है, ठीक है, वहाँ पर रेडियल हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन लिखा गया है कि एडल्ट एकाइनोडर्म्स में, तो एडल्ट में तो बाइलेटरल होता ही नहीं है, ठीक है। प्लेटी हेलमंथ में, तो प्लेटी हेलमंथ में जो है बाइलेटरल तो है, लेकिन क्या नहीं है उसमें, ट्रू सीलोम नहीं है, ठीक है। एनिलिडा में दोनों चीज़ें हैं, सब कुछ एनिलिडा सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ एनिमल्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। कौन से ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं बता ले जाएंगे सभी, ठीक है। मैंने बता दिया ट्रिप्लोब्लास्टिक कौन से, प्लेटी हेलमंथ से आगे तक ट्रिप्लोब्लास्टिक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट बताना है, करेक्ट सुनिए। राउंड वर्म्स आर सीडोसिलोमेट, सही है, राउंड वर्म्स सीडोसिलोमेट हैं, बताओ जी, सही है। अरे एस्करिस क्या है, राउंड वर्म है, सीडोसिलोमेट ही तो है, ठीक है। मोलस्का पूछा क्या था, करेक्ट, यही करेक्ट है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन सुन लीजिए, मोलस्का आर एसिलोमेट, रॉन्ग, तो आपको पहला ही सही था। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल्स इज बाइलेटरल सिमेट्रिकल एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। बाइलेटरल सिमेट्री भी है और ट्रिप्लोब्लास्टिक भी है। ट्रिप्लोब्लास्टिक और बाइलेटरल कहाँ से स्टार्ट होता है ये चीज़, कि ट्रिप्लोब्लास्टिक भी है और बाइलेटरल भी है। प्लेटी हेलमंथ से, प्लेटी हेलमंथ से स्टार्टिंग होती है ना, दोनों चीज़ें वहाँ से स्टार्ट हो जाती हैं। तो ऑप्शन है एसके हेलमंथ। टीनोफोरा, टीनोफोरा में नहीं है, स्पंज नहीं है, सिलेंटेटा नहीं है, तो एसके हेलमंथ सही हुआ, ठीक है। मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहाँ देखने को मिलता है, तो मेटामेरिक बता दिया आपने, नहीं मैं, हाँ मेटामेरिक सेगमेंटेशन पूछ रहा, वो तो मेटाजेनेसिस बता रही हो ओबेलिया, ऐसे जल्दी जल्दी में गड़बड़ होगा। मेटामेरिक सेगमेंटेशन का मतलब बॉडी बाहर से भी डिवाइडेड है, अंदर से एनिलिडा, अर्थवर्म, अर्थवर्म। हाँ, तो ऑप्शन में है कि मोलस्का एंड कॉर्डेटा एक साथ दिया हुआ है। दूसरा ऑप्शन है प्लेटी हेलमंथ एंड आर्थ्रोपोडा। तीसरा है एकाइनोडर्म्स एंड एनिलिडा। चौथा है एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा, ये लास्ट सही है। एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा दोनों जगह ही होता है, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हैज एडिशनल चैम्बर लाइक क्रॉप एंड गिजार्ड। किस जीव के डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में अतिरिक्त चैम्बर होता है जैसे क्रॉप और गिजार्ड, बताइए किस में होता है। क्रॉप और गिजार्ड, हाँ पक्षियों में क्रॉप है, ठीक है। आप उसमें भी कहेंगे किस में, आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा ना, जब आप पढ़ते हैं कॉकरोच, ठीक है ना। हाँ, तो ऑप्शन देखिए लिखा है कॉर्वस, कोलंबा, कैमेलियन, कहाँ गया ये है, सॉरी कहाँ गया क्वेश्चन है इसका,
हाँ ये ऑप्शन लिखा है कॉर्वस है, कोलंबा है, कैमलियन। तो कोलंबा क्या है? बर्ड, ठीक है, कॉर्वस ही बर्ड। बीफो है, बीफो क्या हो गया? फ्रॉग, ठीक है। कटला है, कटला क्या हो गया? फिश, ठीक है। एक ही एग्जाम्पल पढ़ के आप ऑप्शन हटा सकते हैं, एक एग्जाम, तीनों पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको पता है ना कि इसमें कटला लिखा हुआ है एक ऑप्शन, कटला के आगे दो ऑप्शन और दो और लिखे नाम, उनको पढ़ने की जरूरत ही नहीं, कटला ही फिश हो गया, ठीक है, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। पैवो है, सिटिकुला है, कॉर्वस है, सब पक्षी ये तीनों हैं। पैवो, सिटिकुला और कॉर्वस ये तीनों पक्षी हैं, ठीक है, ये सही है। The animal with bilateral symmetry in the young stage and radius pentamerous symmetry in the adult stage, उसका नाम बताइए। इकाइनोडर्म्स। ऐसे जीव का नाम बताना है कि लार्वा में क्या है? बाइलेटरल है, और एडल्ट में क्या है? रेडियल है। इकाइनोडर्म्स हो गया। Which of the following animal has scattered cells with cell tissue grade organization? बोल रहा है कौन सा एनिमल ऐसा है जिसमें कोशिकाएं बिखरी होती हैं और उसमें कोशिका और ऊतक लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है, सेल एंड टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बताइए, अच्छा क्वेश्चन है। स्पंज, हाइड्रा, लिवर फ्लिक, लिवर फ्लिक का मतलब प्लेटी हेलमंथ, एस्केरिस, एस्के हेलमंथ। फिर से सुन लीजिए ध्यान से, क्वेश्चन है कौन सा ग्रुप एनिमल ऐसा है जिसमें कोशिकाएं बिखरी होती हैं, स्कैटर्ड सेल्स होती हैं। आगे बोल रहा है कि सेल और टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन होता है, सेल भी होता है और टिश्यू भी होता है। अब बताइए। एस्केरिस में ये लो मिल लो हाँ, स्पंज, स्पंज में एक्चुअली में सेल होता ही है, टिश्यू की, टिश्यू तो प्रॉपरली नहीं, लेकिन दोनों थोड़ा थोड़ा होता है, ठीक है। सिलेंटेटा से टिश्यू लेवल स्टार्ट हो जाता है पूरी तरीके से, बिखरे रहते हैं। तो हम आंसर देख लेते हैं, हम आंसर देख लेते हैं। 9 नंबर क्या है? हाइड्रा दिया हुआ है। सेल टिश्यू ले, अच्छा इसका एक्सप्लेनेशन देखता हूँ क्या लिखा उन्होंने। लिखा है बॉडीज मल्टी सेलुलर सेल्स होती हैं, इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन किए नहीं, लेकिन ठीक है, हाइड्रा में दोनों चीज़ें होती हैं। हाँ दिया तो ठीक है, अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन देखिए, सीलोम इज फाउंड बिटवीन, सीलोम किसके बीच में होता है? बॉडी वॉल एंड एक्टोडर्म के बीच में होगा, बॉडी वॉल और एक्टोडर्म, ठीक है। एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म एंड बॉडी वॉल, मीजोडर्म और एंडोडर्म के बीच में होगा सीलोम, कि मीजोडर्म एंड एक्टोडर्म के बीच में होता है? अब सुन लीजिए, देखिए सीलोम बनता कैसे, ये मान लीजिए आपके पास है ये गैस चूल्हा, इसमें 3 टर्म लिया है, बाहर वाली कौन सी हो गई? एक्टोडर्म, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अंदर वाला कौन सा हो गया? एंडोडर्म। सीलोम बनता कैसे है? मीजोडर्म से, जो मीजोडर्म लेयर होती है यही से बनता है सीलोम, ठीक है। तो सीलोम यहाँ पर बना है, इसके इधर कौन सा हो गया? एक्टोडर्म, इसके इधर कौन सा हो गया? एंडोडर्म, ठीक है। ऑप्शन क्या लिखा गया था? हाँ रुक जाइए, तो उसी को समझ रहे हैं हम। बॉडी वॉल लिखा है ना, बॉडी वॉल एंड एक्टोडर्म, ठीक है, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, मीजोडर्म एंड बॉडी वॉल एंडोडर्म। अच्छा, बॉडी वॉल का मतलब समझ रहे हैं क्या होता है? बॉडी वॉल समझ लीजिए, देखिए ये जैसे यहाँ पर ये है, ये देखिए बाहर कौन सा लेयर हो गया? इसको ये है एक्टोडर्म, ठीक है, समझ रहे ना? ये कौन सी लेयर हो गई? एक्टोडर्म। अंदर कौन सा हो गया? ये लेयर इस तरीके से, ये एंडोडर्म, ठीक। एक्टो हो गया, एंडो, ये वाली लेयर कौन सी हुई है? मीजोडर्म। अब बताइए, मीजोडर्म जब स्प्लिट करता है, स्प्लिट का मतलब बीच में से फटता है, तो देखिए मीजोडर्म की स्प्लिट करेगा, कर गया, तो कुछ मीजोडर्म कहाँ जाएगा? ऊपर, और कुछ मीजोडर्म कहाँ जाएगा? एंडोडर्म के साथ में, समझ रहे ये चीज? मीजोडर्म जब फटेगा बीच में से, तो उसका
उसका कुछ हिस्सा ऊपर जाएगा एक्टोडर्म के साथ में और कुछ हिस्सा कहाँ जाएगा, एंडोडर्म। बॉडी वॉल ये है, बॉडी वॉल जो वर्ड बोल रहा है, बॉडी वॉल कैसे बनी यहाँ पर, एक्टोडर्म प्लस मेसोडर्म को मिला करके बॉडी वॉल बन रही है। ये आउटर बॉडी वॉल है और ये अंदर की बॉडी वॉल कैसे बनेगी, एंडोडर्म प्लस मेसोडर्म को मिला करके अंदर की बॉडी वॉल। बीच में क्या आ गई, कैविटी, समझ में आ रहा है, कैविटी है। तो ये कैविटी बनी कैसे, इसकी दोनों साइड में क्या है, बॉडी वॉल, दोनों साइड में क्या है, बॉडी वॉल। अब ऑप्शन देखते हैं, बॉडी वॉल एंड एक्टोडर्म के बीच की लेयर, तो बॉडी वॉल ये हो गया और एक्टोडर्म ये तो रॉन्ग हो गया, ठीक है। दूसरा ऑप्शन लिख रहा है एक्टोडर्म, देखिए इसमें सही जो है वो यही है कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म। बाकी अगला मैं पढ़ दे रहा हूँ, मीजोडर्म एंड बॉडी वॉल ये भी गलत है, मीजोडर्म एक्टोडर्म ये भी गलत, ठीक है। सेकंड ऑप्शन। अगला सुनिए, बिसाइड्स द एनलिडा एंड आर्थ्रोपोडा द मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहाँ होता है, एनलिडा और आर्थ्रोपोडा के अलावा मेटामेरिक सेगमेंटेशन और कहाँ होता है, एनलिडा और आर्थ्रोपोडा। ऑप्शन लीजिए, ऑप्शन में है मोलस्का, दूसरा है ये कौन सा है, कॉर्डेटा, इसके बाद सिस्टोडा है और है एकैंथोसेफेला। तो आंसर होगा कॉर्डेटा, ठीक है। देख लेते हैं, एक मिनट। कॉर्डेटा दिया हुआ है, तो तीनों को आप रट लीजिए, क्योंकि दो तो आप जान ही रहे ना। मेटामेरिक सेगमेंटेशन लिखिएगा कहाँ पर होता है, ये एनलिडा हो गया, मैंने लिखाया भी था एक बार आपको, आर्थ्रोपोडा, ठीक है, और तीसरा लिखिएगा कॉर्डेटा। 3 जगह नोट कर लीजिएगा इसको, ठीक। हाँ, ये तीनों में है। तो बाकी क्वेश्चन अगली बार कराएंगे, अभी तो छूट गया इसमें पोरी फेरा वाला, ये सब जितने फाइलम वाले हैं। पकड़िए, किसकी बुक थी ये, पास कर दो, पढ़ के आइएगा अगली बार, ठीक।